हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 23 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो इसी संडे को यह टेस्ट लिया गया था। यह क्वेश्चन जो है साउथर्न रेलवे तिरुवनंतपुरम डिवीजन का यह क्वेश्चन है तथा इसका एग्जाम जो है 5/10/2021 को यह एग्जाम हुआ था। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए एक नंबर में क्या कह रहा है कि कोच में रेल स्तर से बफर केंद्र तक के अधिकतम मानक ऊंचाई कितना होता है। अधिकतम, यह देखिए अधिकतम की जगह पर कहीं लिख देता है इम्पिटी कंडीशन, यानी खाली स्थिति में, ठीक है। और 2 नंबर में देखिए यहाँ पर न्यूनतम दे दिया है, तो न्यूनतम कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी इस न्यूनतम का जगह पर लोडेड कंडीशन लिख देता है, ठीक है। तो अधिकतम पूछे या इम्पिटी कंडीशन पूछे तो उस स्थिति में यह जो है 1105 mm होगा। और लोडेड कंडीशन या न्यूनतम अगर पूछता है तो 1030 होगा, जो बी नंबर में दिया हुआ है। हम यहाँ पर आपको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे अधिकतम जो है 1105 mm, न्यूनतम जो है 1020 mm होता है। इसको हमको इस तरह लिखने का तात्पर्य है कि इसको मैं घटाऊंगा तो यह 75 mm आएगा। कहने का तात्पर्य है कि यह क्वेश्चन जो है प्रत्येक सेट में कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है, और हर एक सेट में यह क्वेश्चन मैं बताता हूं, इसलिए पूरा डिटेल रूप से कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और ये सब रनिंग क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूं कि अगले महीना से जितने भी रनिंग क्वेश्चन है उसको छांट छांट करके तब जा करके हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मतलब कि आप लोग के दिमाग में उतना मतलब कि रनिंग क्वेश्चन मतलब कि छांट करके हमको कहने का तात्पर्य है, ठीक है, जो आप लोग को रटा गया है, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन को सेट करूंगा। चलिए तो इसके बारे में बता दूं, तो इसको जब घटाते हैं हम लोग तो यह जो है 75 mm आता है। इसको घटाने का तात्पर्य हमको यह था कि गाड़ी जो है, जैसे मान लेते हैं कि यह गाड़ी है और यह एक गाड़ी है, यहाँ पर सीबीसी है और एक तो यहाँ पर सीबीसी है, ठीक है। तो यह ऊपर नीचा जो होता है, तो मान लेते हैं कि इसका 1105 mm हो गया, 1105 mm, इसका 1030 हो गया, 1030 mm हो गया। तो यह जो है क्वेश्चन आता है कि दोनों बफर के बीच, यानी दोनों सेंटर या बफर के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए या उससे अधिक नहीं होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यह 75 mm से को ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों बफर के मतलब कि हाइट में अंतर, दोनों गाड़ी के हाइट के अंतर में 75 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह तो आप लोग कई बार हम हर एक सेट में बताते आ रहे हैं, लेकिन शायद कोई वीडियो में नए होंगे तो उनको तो बताना जरूरी है। ये तो आप लोग समझ गए। और इसमें जो है ये तो बताया न्यूनतम और अधिकतम हो गया आपको 1105 और 1030, ठीक है। लेकिन एक आता है सॉप इशू, ठीक है। अगर सॉप इशू पूछता है, सॉप इशू, तो यह हो जाता है 1090 mm। अगर सॉप इशू पूछता है कि सॉप से न्यूनतम मतलब कि सॉप से जब इशू करेंगे तो इससे ज्यादा नहीं, मतलब कि डाउन होना चाहिए, नीचे नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए, तो 1090 होगा सॉप इशू जहां तक क्वेश्चन आ जाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो ये तो देखिए 2 नंबर का बी नंबर होगा। अभी हम बताएं 3 नंबर में देखिए कह रहा है कि बीटीपीएन में किस प्रकार के बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बीटीपीएन वैगन में जो है सीटीआरबी का प्रयोग किया जाता है। सीटीआरबी यानी कार्टी स्टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बीटीपीएन यानी वैगन में, तथा एलएचबी में भी सीटीआरबी का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आईसीएफ में डबल रो स्पेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके पहले वाले सेट में मैं पूरा डिटेल रूप से मैं इसके बताया हूं इसके बारे में, ठीक है। सीटीआरबी जो है या सीटीआरबी 2 कंपनी का आता है। एक आता है
SKF और दूसरा आता है टिमकेन, ठीक है, टिमकेन कंपनी का, ठीक है। तो SKF कंपनी में जो है इसमें क्वेश्चन आता है कि ये तो नहीं इंडिकेट करता है कि SKF है या टिमकेन, इसी तरह लिखता है कि CTRB वायरिंग में कितना ग्राम ग्रीस का उपयोग किया जाता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन भी देता है, ठीक है। तो SKF अगर पूछता है तो 455 ग्राम ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, और अगर टिमकेन कंपनी का है तो 350 ग्राम ग्रीस का उपयोग उसमें किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग जो ICF में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें भी जो है SKF का जो होता है, SKF का इसमें 2.5 kg के आसपास ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। और एक आता है CI, इसमें जो है 1.75 यानी 1.25 kg ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखेंगे। तो BTPN बैगन या LHB में CTRB मतलब कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि ICF में डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए यह मुख्यालय, देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन है दक्षिण भारत का, तिरुवनंतपुरम का, और पूछ दिया पूर्व मध्य रेलवे का, ठीक है। इस बात से, इस क्वेश्चन से हमको यह शिक्षा मिलता है कि हम जहां भी काम कर रहे हैं वहां से कहीं बहुत दूर इंडिया के किसी कोने का मुख्यालय पूछ देगा, ठीक है, जो कि शायद आप लोग को कंफ्यूज कर जाए, ठीक है। इसलिए आप लोगों से कहूंगा कि जितने भी मतलब मुख्यालय है सभी का आप लोग एक ट्रिक बना करके याद कर लेंगे। मैं इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे मध्य रेलवे जो होता है, सेंट्रल रेलवे मुंबई, और इस तरह करके बना लीजिएगा। उत्तर रेलवे दिल ऊपर उत्तर नीचा दक्षिण, उत्तर रेलवे दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता, ठीक है, और पश्चिम रेलवे मुंबई। इस हिसाब से उत्तर दक्षिण और फिर कोना पर ऐसे सजा करके आप लोग जो है इस तरह करके दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इस तरह जो मध्य होता है जो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस हिसाब से लिख करके अपना पूरा जो है मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, आप लोग याद कर लेंगे। मैं ट्रिक के साथ में एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, जो आप लोग एकदम बेगर रटे याद की अपने कॉमन सेंस से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यह जो है दक्षिण भारत का और पूछा है यहाँ पूर्व मध्य रेलवे का, ठीक है। तो इसका तो हाजीपुर जो है हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन हाजीपुर के अंतर्गत जो है मुख्यालय हाजीपुर, इसके अंतर्गत जो है 5 डिवीजन आते हैं। इसमें इसके अंतर्गत कितने डिवीजन आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं, ठीक है। जो 1 नंबर में आप लिख दीजिए सोनपुर, मेरी आवाज उस पर ज्यादा करके ध्यान दीजिएगा, लिखावट पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। सोनपुर। 2 नंबर में आप लिख लीजिए दानापुर, दानापुर पटना, जान ही रहे हैं आप लोग। उसके बाद में 3 नंबर में लिख लीजिए DDU। DDU का मतलब होगा दीनदयाल उपाध्याय, यू है यह, ठीक है ना, दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन, जिसको हम लोग पहले मुगल सराय के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है, मुगल सराय, ठीक है। 1 2 3 हो गया। और 4 नंबर में आप लिख लीजिए समस्तीपुर, ठीक है, समस्तीपुर, समस्तीपुर आप लिख लीजिए। और 5 नंबर में लिख लीजिए धनबाद, ठीक है। तो इस तरीका से हाजीपुर जो है हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है उसमें 5 डिवीजन आते हैं, सोनपुर, दानापुर, DDU यानी मुगल सराय, समस्तीपुर, धनबाद। इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो पहला बात मैं यही बोलता हूं कि मेरे वीडियो देखने से पहले कॉपी कलम रेडी करके तभी वीडियो को देखें, ताकि जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते जाऊं उसको नोट करते जाइए, आपके फायदा के लिए मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में क्या करेंगे, त्रिवेंद्रम मंडल में कितने RCD है। देखिए ये जो है तो क्या बोलते हैं, वहां के जो लोकल जो काम करने वाले होंगे उनको तो मुख्य रूप से विशेष रूप से पता होगा, ठीक है, RCD कितने RCD है। लेकिन
आरसीडी का फुल फॉर्म बताना अब मेरा काम है। आरसीडी, ठीक है, जो आरसीडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका लिख लीजिए मेरी आवाज को सुन करके। रेलवे कंज्यूमर रिपोर्ट, रेलवे कंज्यूमर रिपोर्ट यहां पर लिख देते हैं। रेलवे, हम विशेष करके हिंदी में ही लिखते हैं क्योंकि ज्यादातर मेरे भाई जो हैं हिंदी भाषी ही हैं। डिपोर्ट, ठीक है, रेलवे कंज्यूमर डिपोर्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये तो आप फुल फॉर्म लिख लीजिए। उसके बाद में लिखिए कि इसे फ्यूल डिपोट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको आरसीडी को फ्यूल डिपोट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका उपयोग डीजल लोकोमोटिव में एचएसडी का फुल फॉर्म हो जाता है हाई स्पीड डीजल, एचएसडी, ठीक है। तो आरसीडी का उपयोग जो है, इसका उपयोग डीजल लोकोमोटिव में एचएसडी में स्टोरेज के लिए किया जाता है, ठीक है, फ्यूल जो है स्टोरेज के लिए इसका उपयोग किया जाता है आरसीडी का, ठीक है। अब वहाँ के लोकल जो काम करने वाले होंगे, उस डिवीजन में जो काम करने वाले होंगे, उस हिसाब से वो लिख सकते हैं कि कितने उनके मतलब त्रिवेंद्रम मंडल में कितने आरसीडी है, ठीक है। लेकिन इस हिसाब से मैंने जहां तक इसको देखा है तो 1 हमको मिला है, 1 तब तक के मैंने चेक करा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि आईसीएफ कोच के एक्सल बॉक्स का अधिकतम अनुमेय तापमान क्या है जिसे आगे कोच को सेवा से अलग किया जाना चाहिए, ठीक है, कोच से अलग किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो है 80 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो आईसीएफ मैं आगे भी क्वेश्चन मिलेगा इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, तब तक आप इतना जानिए कि एक्सल बॉक्स जो है, दोनों साइड जो एक्सल बॉक्स होता है जिसमें बेयरिंग हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका तापमान 80 डिग्री से मतलब क्या कर रहा है, अधिकतम अनुमेय तापमान जिसमें आग सेवा से अलग किया है, मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक हो जाएगा तो सेवा से मतलब कि उस कोच से जो है मतलब क्या बोलते हैं, उस ट्रॉली को जो है अलग कर दिया जाएगा, यानी आइसोलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब तापमान में दोनों बियरिंग में अंतर कितना होना चाहिए, आगे क्वेश्चन मिलेगा मैं वहीं बताऊंगा, फिर यहाँ बताऊं वहां बताऊं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी टेस्ट दिए हैं, आप लोग जान रहे हैं कि यह क्वेश्चन आगे मिलेगा। देखिए यहाँ पर आ ही गया शायद, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि आईसीएफ कोच के 2 एक्सल बॉक्स के तापमान का अंतर 15 डिग्री से अधिक है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है। 7 नंबर का, तो इसका आंसर देख लीजिए। कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है। रास्ते में सीएनडब्ल्यू पॉइंट को सूचित करेंगे, सीएनडब्ल्यू कर्मचारी गंतव्य स्थान तक रहेंगे और कोच के अलग किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है रास्ते में सीएनडब्ल्यू पॉइंट को सूचित करेंगे, इसका सही आंसर तो यही होगा। लेकिन कैसे होगा इसके बारे में हम आपको डिटेल रूप से बता रहे हैं। आप कॉपी कलम में रेडी करके आप लिखना शुरू कर लीजिए। देख लीजिए, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान रहता है तो हम कोई एक्सल मतलब कि 10 डिग्री अगर सेंटीग्रेड रहता है तो तापमान, तो इस पर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, यानी कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। कब? जब उसका तापमान 10 डिग्री रहता है। आईसीएफ कोच के दोनों एक्सल बॉक्स, जैसे मान लेते हैं कि यह एक्सल हो गया, यहाँ पर एक और यहाँ पर मान लेते हैं बियरिंग है, ठीक है। तो यह दोनों में अंतर अगर 10 डिग्री है तापमान में अंतर, तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, अर्थात कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ठीक है। और वहीं 10 डिग्री से अगर 15 डिग्री तक मतलब कि तापमान रहेगा तो अगले सीएनडब्ल्यू को सूचित करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आईसीएफ कोच के एक्सल बॉक्स में तापमान के अंतर 10 डिग्री से अधिक है तो अधिक, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है अधिक है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो 10 डिग्री से 15 डिग्री तक लगभग मतलब होगा। तो
अगले CNW को हम सूचित करेंगे। यह दूसरा कंडीशन, एक फर्स्ट कंडीशन, यह दूसरा कंडीशन हो गया। और तीसरा कंडीशन में होता है कि जब दोनों एक्सल का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से अगर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर रहता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तो इस वक्त जो है तापमान में अगर अंतर मतलब इतना रहता है, तो हम CNW जहां से इसका जांच हुआ है, मतलब पीछे जहां पर 16 से 20 डिग्री अगर रहता है, तो जहां पर जांच हुआ है पीछे जहां से गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो वहां से स्टाफ को बुलाकर हम दिखाएंगे कि आप कैसे मतलब कि इसको जांच कीजिए। ठीक है, 16 से 20 डिग्री लिख लीजिए। यहाँ पर कि 10 डिग्री रहेगा तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, 10 से 15 डिग्री रहेगा तो हम अगले CNW को मतलब सूचित करेंगे, और 16 से 20 डिग्री के अगर बीच रहता है तो जहां पर यह चेक हुआ है वहां से स्टाफ बुला करके उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, और एक और कंडीशन होता है, यहाँ लिख देते हैं चौथा कंडीशन। ठीक है, अगर 20 डिग्री से ज्यादा अगर रहता है, अधिक रहता है, यहाँ पर मैं अधिक लिख देता हूं, ठीक है, अधिक अगर रहता है तो उस कोच को हम आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उस कोच को हम आइसोलेट कर देंगे। आइसोलेट का मतलब उस कोच को हम अलग कर देंगे या उस ट्रॉली को अलग कर देंगे। ठीक है, उस बोगी को हम अलग कर देंगे। ठीक है, इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। 10 डिग्री पर कोई कार्रवाई नहीं, 10 से 15 डिग्री के बीच रहेगा तो हम अगले पॉइंट को सूचित कर देंगे कि भाई 15 डिग्री तक यहाँ पर गर्मी मापा गया है, शायद इससे ज्यादा बढ़ सकता है, आप भी माप लीजिएगा। और तीसरा पोजीशन में अगर 15 से बढ़ गया, 16 से 20 डिग्री अगर हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो अभी हमने बताया किया, वीडियो लंबा होते जा रहा है। ठीक है, 16 से 20 डिग्री पर हम CNW को बुलाएंगे, 20 डिग्री से अधिक होगा तो फिर आइसोलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है, LAP अनुमत अधिकतम नकदीकरण। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि LAP पर अनुमत अधिकतम नकदीकरण। ठीक है, अधिकतम जो है कितना नकदीकरण कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, मैक्सिमम इनकैशमेंट। ठीक है, यानी नकदीकरण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह सूचित नहीं किया है, मैं यही देख रहा था क्वेश्चन में, इंग्लिश वाले को भी नीचे करके, कि ये नहीं लिखा है कि रिटायरमेंट के समय या रिटायरमेंट के बाद या सर्विस के समय, यह जो है सूचित नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो है, पेंसिल ले लें, तो यहाँ पर आप सर्विस के दौरान पहले देख लीजिए, सर्विस के दौरान आप जो है मतलब कि 60 LAP का नकदीकरण यानी इनकैशमेंट करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, तो इसको 10-10 करके, अर्थात 6 बार में आप इसको नकदीकरण करेंगे, और प्रत्येक 10 के बीच आपको 2 साल अर्थात 2 ईयर का गैप होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर का गैप होना चाहिए सर्विस के दौरान, अर्थात कुल 60 LAP का नकदीकरण आप इनकैशमेंट करा सकते हैं, और 10-10 करके कराएंगे 6 बार में, और प्रत्येक 10 के बीच में जब भी नकदी कराएंगे, फिर उसके अगले 2 साल के बीच में आप नकदीकरण नहीं करा सकते हैं, फिर अगले 2 साल में आप फिर 10 कराइएगा। इस तरह 6 बार में आप मतलब कि 60 LAP कुल टोटल नकदीकरण इनकैशमेंट करा सकते हैं। लेकिन इस हिसाब से इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह क्वेश्चन जो है रिटायरमेंट के समय पूछा गया है। तो रिटायरमेंट के समय 300 LAP आप नकदीकरण करा सकते हैं। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। यहां तक अगर वीडियो में बने हैं तो एक बार लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो जो है बहुत डिटेल रूप से, अच्छे ढंग से, हर तरह से गाइडलाइन भी दिया जाता है और बताया भी जाता है। चलिए, कह रहा है कि जब DB काम करने की स्थिति में होता है तो DB का हैंडल किस स्थिति में होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन ये रिपीट होता है। ठीक है, मान लेते हैं यह DB है और यहाँ पर हैंडल है, तो जब यह कह रहा है कि जब काम करने की स्थिति में होगा तो उस स्थिति में जो है
क्या होगा, तो उस स्थिति में यह वर्टिकल होगा। कैसा होगा, वर्टिकल होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वर्टिकल होगा। और इससे एक और क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दिमाग पर आएगा, जस्ट मैं बता दूंगा। इससे यह क्वेश्चन एक पूछता है कि जब आइसोलेट कंडीशन में रहे तब क्या होगा। ठीक है, तो आइसोलेट कंडीशन में तो आप जान ही रहे हैं कि क्षैतिज होगा रहेगा, लेकिन क्षैतिज तो रहेगा इतना जानते हैं, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि क्षैतिज जब आइसोलेट करेंगे तो उस हैंडल का पोजीशन क्षैतिज स्थिति में कैसे, उस पर और प्रक्रिया हम क्या करेंगे, तो इसको वायर से मतलब तार से इसको बांध देंगे। ठीक है, ताकि फिर यह नीचे की पोजीशन में नहीं आए। ठीक है, तार से बांधा रहना चाहिए। ऑप्शन में रहता है कि इसको क्षैतिज स्थिति में रहेगा, क्षैतिज स्थिति में तार से बंधा हुआ रहेगा, नहीं रहेगा, इस हिसाब से ऑप्शन रहेगा। तो ध्यान में रखेंगे, जब आइसोलेट कंडीशन में रहेगा यानी बंद स्थिति में रहेगा तो क्षैतिज रहेगा और उसको तार से बांधा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रहे कि तार से बांधा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब डीबी जब काम करने की स्थिति में रहेगा तो वर्टिकल होना चाहिए, नीचे की तरफ। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें, यदि डम बॉब लगातार निकल रहा है यानी मतलब कि वेंट हो रहा है तो सुधारणात्मक इकाई मतलब सुधार हम क्या होगा, क्या करेंगे, यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी नंबर में क्या लिखा है कि डम बॉल कनेक्टर को बाहर निकालेंगे, पुनः फिर सेट करेंगे। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर इस टाइप से डम बॉल लगातार निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, तो डम बॉल को जो है उसको फिर से हम कनेक्टर को बाहर निकालेंगे और फिर उसको कनेक्टर को पुनः फिर रीसेट करेंगे, फिर वह ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, यह सिंपल सा है, क्वेश्चन पूछता भी है बार बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में क्या कर रहा है कि प्रत्येक एलएचबी कोच के बोंगल पर केवल एक ही मतलब कि पार्श्व स्पंज मतलब कि लेटरल डैम्पर ये कह रहा है कि एक ही लेटर डैम्पर क्यों लगाए रहते हैं, क्यों प्रदान किया जाता है एक ही लेटर डैम्पर। ठीक है, तो जान रहे हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि यह बोगी बने यहाँ पर एक बोलिस्टर होता है तो मात्र एक ही लेटर डैम्पर यहाँ पर लगा रहता है। जो भाई बोगी सेक्शन में काम कर रहे होंगे या ओपन लाइन में भी काम करते होंगे तो नीचे जब बोगी में हम देखेंगे तो उस स्थिति में जो है देखेंगे कि यहाँ पर एक लेटर डैम्पर लगा रहता है। ठीक है, तो पढ़िए यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा है, कोच की कुल लागत को कम करने के लिए, कोच का कुल वजन कम करने के लिए, एक तरफ की पार्श्व अवमंदन को सुधार करने के लिए, और क्या लिख रहा है। और भी देखिए डी नंबर में ऑप्शन का आंसर तो हमको अभी नहीं मिला। डी नंबर में क्या लिखा है कि दोनों तरफ पार्श्व मतलब कि लेटरल मूवमेंट को जो है गतिविधि को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो करता क्या है, मान लेते हैं कि यह बोगी है, यहाँ पर जो बोलिस्टर लगा रहता है, यहाँ पर जो लेटर डैम्पर लगा रहता है, तो यह दोनों तरफ का मतलब जो है दाएं बाएं दोनों तरफ जो हिल डुल जो करता है, लेटरल मूवमेंट जो करता है उसको दोनों तरफ को यह कंट्रोल कर लेता है एक ही लेटर डैम्पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक मतलब कि बोलिस्टर जो यहाँ पर जो लगा रहता है तो बोलिस्टर से लेकर के यहाँ पर हम लोग 18-19 इंच से उसको हम लोग कस देते हैं। ठीक है ना, ताकि यह हिल डुल बोलिस्टर इधर उधर नहीं करेगा, यानी दोनों तरफ के पार्श्व मूवमेंट को मतलब कि लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में क्या कह रहा है, C3W टाइप डीबी के आइसोलेटिंग हैंडल को चार्जिंग पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल में रखा जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो इसको इसलिए रखा जाता है ताकि बीसी की पिस्टन छड़े निकलती है। ठीक है, इसलिए C3W टाइप डीबी आइसोलेटिंग हैंडल को चार्जिंग पोजीशन में हॉरिजॉन्टल में रखा जाता है। अगर नहीं रखा जाएगा तो बीसी की पिस्टन छड़े जो है निकालना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर में क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक में खाली स्टॉक एंड टू एंड माल रेक अनलोडिंग के बाद खाली रेक को पहले गहन जांच के लिए पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को कह रहा है कि एयर ब्रेक खाली स्टॉक एंड टू एंड माल रेक, ये तो रेक का नाम हो गया, अनलोडिंग के बाद
खाली रेक को पहले गहन जांच के लिए पेश किया चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अनलोडिंग के बाद फिर उसको जांच किया जाना चाहिए। कब जांच किया जाना चाहिए? नेक्स्ट लोडिंग के बाद। अगर मान लेते हैं गाड़ी को यहाँ पर खाली किए, अनलोडिंग कर दिए हैं, एमपीटी कर दिए हैं, तो फिर उसको लोडिंग से पहले उसको जो है अच्छा तरह से उसको हम पहले जांच करेंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट लोडिंग के पहले उसको अच्छी तरह से गहन जांच करेंगे, तब उसके बाद में फिर हम उसको लोडिंग करेंगे। ये तो सिंपल सा बात होगी, आप भी समझ सकते हैं कि अनलोडिंग के बाद उसको हम जांच कब करेंगे? फिर नेक्स्ट लोडिंग से पहले हम उसको जांच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि यदि बीसीएन वैगन के एक्सल बॉक्स का तापमान 65 डिग्री से अधिक है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अधिक है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ठीक है, इसमें क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो इसमें भी 3 कंडीशन होते हैं। इसमें भी 3 कंडीशन होते हैं। कौन कौन सा कंडीशन है इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन में देख लीजिए कि जब यह 60 डिग्री से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है तब हम क्या करेंगे? आप आवाज को सुनकर के लिखिए कि जब 60 से 65 डिग्री के बीच होता है तो नेक्स्ट CNW आएगा, मतलब इसके बाद में नेक्स्ट CNW आएगा, वहां अच्छे से चेक किया जाएगा। ठीक है, यहां पर हम लिख भी सकते हैं कि नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मतलब कि CNW आएगा, वहां पर हम इसको फिर से चेक करने के लिए कहेंगे। ठीक है, जब 60 से 65 डिग्री। लेकिन आपके क्वेश्चन में है कि 65 डिग्री से अधिक है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ठीक है, तो दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि 65 डिग्री सी से 90 डिग्री सी अगर रहता है, मतलब सेंटीग्रेड रहे, तो इस रेक के मतलब कि इस केस में नेक्स्ट TXR जो यहाँ पर है, TXR पॉइंट जो है होगा वहां चेक किया जाएगा। TXR पॉइंट पर चेक किया जाता है ये सब। तो इसके जब 65 से 90 डिग्री अगर रहता है तापमान, तो नेक्स्ट TXR पॉइंट पर चेक किया जाएगा। और साथ ही क्वेश्चन लिखिए आंसर में कि अगर 65 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो इस केस में नेक्स्ट TXR पॉइंट होगा, वहां चेक किया जाएगा। और साथ सेक्शनल कंट्रोलर को सूचित किया जाएगा कि इस रूट में जितने भी स्टेशन मास्टर हैं उसे सूचित करें। क्या सूचित करें? कि एक्सल बॉक्स का तापमान जो है 65 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हो गया है, इसको जो है अगले TXR को जो है चेक करने के लिए कहें। सभी स्टेशन मास्टर को कंट्रोलर जो है सूचित करेंगे। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट जो अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक तापमान अगर आपके बेयरिंग का हो गया, 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक अगर हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो उस वक्त रेक से उस डिब्बा को या उस ट्रॉली को आइसोलेट कर देंगे, अर्थात उसको हम अलग कर देंगे। समझ गए ना? अगर 60 से 65 डिग्री है तो नेक्स्ट CNW को सूचित करेंगे कि इसको फिर से जांच कर लें कि 65 से अधिक तो नहीं बढ़ा है। अगर 65 से 90 डिग्री है तो नेक्स्ट अगले TXR पॉइंट को हम सूचित करेंगे कि यह इस बेयरिंग का तापमान, इतने गाड़ी नंबर का बेयरिंग का तापमान 65 से 90 डिग्री हो गया है, उसको अच्छी तरह से जांच कर लें। तथा कंट्रोलर को हम सूचित करेंगे कि वो जितने भी उसके कंट्रोल में जितने भी स्टेशन मास्टर है सबको सूचित कर दें कि इस बेयरिंग का तापमान जो है मतलब कि 65 से 90 डिग्री हो गया है, उसको अच्छी तरह से जांच करा लें। अगर 90 डिग्री से अधिक अगर पाया गया या 90 से अधिक पाया गया तो उस ट्रॉली को हम आइसोलेट कर देंगे। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर आपको हमने नहीं दिया। इसका आंसर जो है आपका 14 नंबर का इस हिसाब से जो है, देखिए
14 नंबर का हमने जो है टेस्ट में बी नंबर चेक कराया है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम ऊपर बढ़ाते हैं, लेकिन मैंने इसको इसमें लिखा है डी में कि कोई कार्रवाई नहीं करनी है, ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन यह गलत है। जो भाई टेस्ट दिए हैं इस संडे को, अर्थात टेस्ट सीरीज 23, तो शायद टाइपिंग में या लिखने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, तो इतना होते रहता है, ठीक है। लेकिन मैंने जब इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन और आंसर को जब मैंने टैली किया तो उस वक्त देखा कि जाइए क्वेश्चन का आंसर तो टाइपिंग में थोड़ा मिस कर गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर होगा, यानी यह आंसर होगा। बैगन की जांच अगले TXR पॉइंट और रास्ते के सभी स्टेशन मास्टर को मतलब सूचित किया जाना है और ट्रेन गुजरने के दौरान सतर्क रहने के लिए मास्टरों को सूचित करना होगा, ठीक है, क्योंकि 65 डिग्री से अधिक यहाँ पर तापमान मापा गया है। इसलिए जो भाई टेस्ट दिए हैं इस संडे को टेस्ट सीरीज 23 को वो सुधार लेंगे, इसका आंसर सी होगा। जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी मैंने आंसर बताया उसको कॉपी में लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि टीवीसी मतलब त्रिवेंद्रम कह रहा है टीवीसी डिवीजन में कितने हॉट एक्सल वर्क्स डिटेक्टर मौजूद है। देखिए ये भी जो है लोकल क्वेश्चन हो गया वहां का, इसलिए आप लोगों को भी हम कहेंगे कि जहां पर भी हैं आप लोग अगर CNW में हैं तो आसपास के जितने भी, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया कि कितने हॉट एक्सल वर्क्स डिटेक्टर है, या ऊपर जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था एक लोकल क्वेश्चन जो पूछा था, इस हिसाब से अपने आसपास का जो लोकल जो भी कुछ है सब आप लोग अपने हिसाब से जहां भी हैं अपना सब एक कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में तो इसका आंसर तो मैंने देखा जहां तक कि 6 मिला, लेकिन इसके बारे में और आपको डिटेल हम बता देते हैं, ठीक है। कराए कि टीवीसी डिवीजन में कितने हॉट एक्सल वर्क्स डिटेक्टर है ना, हॉट एक्सल वर्क्स डिटेक्टर, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HABD के नाम से जानते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इसका हो गया, इसको HABD के नाम से जानते हैं। यहाँ तो पूरा लिख दिया है, लेकिन ये कहीं कहीं ये भी लिख सकता है कि फलाने डिवीजन में इस डिवीजन में कितने HABD हैं, अर्थात हॉट एक्सल वर्क्स डिटेक्टर कितने मौजूद हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब ये सवाल उठता है कि HABD का काम क्या है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से भी सूचित हो जाता है कि हॉट बॉक्स एक्सल जो है वह मापता है, उसका तापमान को यह मापता है, ठीक है। लेकिन लिख लीजिए कि जितने भी, लिखिए कलम रेडी पोजीशन में, कि HBD को नहीं, इसको क्वेश्चन को ऊपर से लिख लीजिए कि हॉट एक्सल वर्क्स डिटेक्टर को हम लोग HBD के नाम से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखिए कि जितने भी एक्सीडेंट या आग लगती है वो सभी बेयरिंग के कारण ही होता है, ठीक है। एक्सीडेंट होती है या आग लग जाती है गाड़ी में, वो सब बेयरिंग के कारण ही होता है। बेयरिंग जाम हो जाता है, हॉट हो जाता है और वहां पर आग पैदा हो जाती है, ठीक है। तो बेयरिंग के कारण ही होता है। इसलिए HABD एक डिवाइस है जो यह काम करता है कि कौन बेयरिंग कितना गर्म है, ठीक है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि हॉट एक्सल वर्क्स डिटेक्टर को हम HABD के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। जितने भी एक्सीडेंट या आग लगती है वो सभी बेयरिंग के कारण ही होता है। इसलिए HABD एक डिवाइस है जो यह काम करता है कि कौन बेयरिंग कितना गर्म है। HBD क्या है? यह एक डिवाइस है जो हॉट एक्सल को मापता है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर में क्या कह रहा है कि आरंभिक स्टेशन पर
सीसी रेक को न्यूनतम अनुमेय प्रतिशत ब्रेक पावर कितना होता है? आरंभिक ओरिजिनेटिंग स्टेशन, ठीक है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन जहां भी पूछे आरंभिक स्टेशन वहां 100% होगा, चाहे वो मालगाड़ी हो अर्थात गुड्स हो या कोच हो, चाहे कोई भी कोच हो, ठीक है, ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100% होता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। वहीं यहाँ पर अगर सीसी रेक की हम बात करें तो इन रूट में जो है इसका जो है 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ब्रेक पावर 90% होता है। और सीसी रेक के लिए आप ये भी जानते हैं कि सीसी रेक के लिए बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट क्वेश्चन पूछता है इससे कि सीसी रेक के लिए बीपीसी का रंग कैसा होता है, क्वेश्चन आता है, आप लोग भी कई बार सेट में आप लोग देखे भी होंगे कि बीपीसी का रंग कैसा होता है, अर्थात ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का रंग कैसा होता है सीसी रेक के लिए। तो सीसी रेक के लिए जो है येलो मतलब कि पीला जो पेपर होता है उसी पर प्रिंट किया जाता है, अर्थात उसका पेपर जो है येलो कलर का होता है, अर्थात पीला कलर का होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछता है, ठीक है। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100%, इन रूट में 90% और बीपीसी का रंग जो है पीला कलर का होता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, खाली लोड डिवाइस संकेत प्लेट दिखाता है। देखिए ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये तो फट दे आप लोग मार दीजिएगा कि खाली में कैसा दिखाएगा और लोड रहेगा तब कैसा दिखाएगा। जो प्लेट जो है दिखाता है तो खाली में येलो दिखाएगा और जब भरा रहेगा तो काला दिखाई देगा, ठीक है। याद, इसमें कंफ्यूज भी लोग हो जाते हैं, तो इस पर कोई ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक बना लीजिए ना, ऐसा ट्रिक हम वैसे बनाते हैं जब वैसा चीज जो हमेशा मतलब कि उसका उपयोग उस शब्द का करते हैं या ऐसा कुछ बनाए ताकि उसको दिमाग पर बैठ जाए। जैसे कि लोड जो है काला होता है, तो आप ऐसे भी ट्रिक बना सकते हैं कि जिस आदमी पर ज्यादा कर लोड हो जाता है ना, ज्यादा टेंशन हो जाता है, उसका चेहरा एकदम गिरा हुआ, मुंह काला हो जाता है, क्या ऐसे भी आप ट्रिक बना सकते हैं। याद करने का तरीका कि जिस आदमी के सिर पर ज्यादा लोड होता है, ज्यादा टेंशन होता है, उसका मुंह जो है एकदम गिरा हुआ रहता है, मुंह एकदम काला हो जाता है, अर्थात लोडेड कंडीशन में ब्लैक अर्थात काला और खाली स्थिति में पीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर में क्या करा है कि डीबी पृथक होने पर कौन सा उपकरण चार्ज नहीं हो। देखिए अब यहां पर जो है ये नहीं सूचित किया है कि यह गाड़ी सिंगल पाइप है, सिंगल पाइप वाला है कि डबल पाइप वाला है। इस क्वेश्चन में यह सूचित नहीं किया है, डायरेक्ट बोल दिया है कि डीबी को पृथक मतलब अलग हम कर देंगे तो कौन सा उपकरण चार्ज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो होगा सीआर एंड बीसी, सीआर एंड बीसी कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। लेकिन कब होगा, यही क्वेश्चन ज्यादा करके आते हैं, याद कर लीजिएगा, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं डिटेल बता दे रहा हूं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, आप एकदम याद कर लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन डिटेल में यह मैं बता दूं आपको कि अगर ट्विन पाइप होगा तो, ट्विन पाइप के मतलब डबल वाला पाइप होगा, ट्विन पाइप होगा तो डीबी को आइसोलेट रहे या वर्किंग में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डबल पाइप रहे, ठीक है, डबल पाइप वाला, तो डीबी वर्किंग में रहे, चाहे हम उसको पृथक अलग कर दें, चाहे उसको मतलब यदि कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एफपी से एआर चार्ज हो जाएगा, अर्थात फीड पाइप से हमारा एआर जो है, एआर का मतलब एक्जुलरी रिजर्वायर चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। परंतु अगर सिंगल पाइप रहता है, सिंगल पाइप रहेगा तो एआर चार्ज नहीं होगा, एआर चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उसमें केवल बीपी ही होता है, अर्थात ब्रेक पाइप ही होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में इसके लिए यह आंसर सही निकल जाएगा ए वाला, कि अगर डीबी को पृथक कर देंगे तो कंट्रोल रिजर्वायर ब्रेक सिलेंडर जो है चार्ज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एआर ही चार्ज नहीं होगा तो फिर ये सब कहां से चार्ज होगा, क्योंकि एआर के द्वारा ही सबको हवा मिलता है, ठीक है। लेकिन वही डबल पाइप वाला रहे, ट्विन पाइप अगर आता है तो एफपी के द्वारा
एआर चार्ज हो जाएगा और एआर के द्वारा ये सब जो है चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल पाइप के लिए यह क्वेश्चन दिया है, लेकिन यह सूचित नहीं किया है। ये आप लोग को समझाने के लिए मैंने बता दिया, जानकारी के लिए, लेकिन ज्यादातर के क्वेश्चन यहीं आते हैं। यह क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा कि सीआर एंड बीसी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ट्रेन के लुढ़कने मतलब रोलिंग इन ऑफ द ट्रेन, मतलब कि लुढ़कने में रोलिंग के दौरान अधिकतम अनुमेय गति। ठीक है, रोलिंग इन। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत सारा हिंदी जब मिल जाता है तब इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना, कहीं कहीं ऐसा है कि इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, कहीं कहीं ऐसा है कि हिंदी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो रोलिंग इन के समय पूछ रहा है, जब रोलिंग इन के समय उसका गति क्या होगा, ट्रेन का मैक्सिमम गति, अधिकतम गति जो है परमिसिबल मतलब परमिशन जितना दिया जाएगा अनुमेय कितना गति होना चाहिए, तो 30 किलोमीटर रोलिंग इन के समय, जब इन कर रहा हो उस वक्त अधिकतम 30 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। जब जान ही रहे हैं कि जब गाड़ी पर स्टेशन में जब गाड़ी घुसती है तो एकदम गाड़ी धीरा अर्थात 30 किलोमीटर के हिसाब से हो जाती है, ताकि रोलिंग इन के समय उसका मतलब कि बॉल बेयरिंग जो अभी हमने बताया, हॉट एक्सल वगैरह ये सब कुछ चेक किया जाता है, टूटा फूटा आप तो सब जान ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। DEMU, DEMU क्या है? ठीक है, तो DEMU तो आप जान ही रहे हैं। DEMU का एक मैं क्या बोलते हैं वीडियो मैंने बना दिया है। DEMU के बारे में अगर डिटेल रूप से अगर जानना है तो मेरा DEMU वाला एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको जाकर के देखें, प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाकर मेरे चैनल पर देखें पूरा डिटेल रूप से। उसमें जितने भी फुल फॉर्म है DEMU, TC, DC जितने भी है सारे के सारे फुल फॉर्म मैंने डिटेल रूप से बताया है, किसका क्या काम है, किसमें टेलर कार कितने होते हैं, सब मैंने उसमें बताया है। ठीक है, जाकर के देख लेंगे। और जिन भाइयों को अगर PDF मिला है वो PDF को निकाल कर फिर से एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लिख दिया है, तो इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, इलेक्ट्रिक। इसी में ध्यान देने जो बात है कि हड़बड़ी में पढ़ेंगे, आज जब रनिंग क्वेश्चन आता है तो दिमाग में जब क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में फट जाता है, तो इसका डीजल मल्टी यूनिट होगा, और उसको फट दे मार देते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। जहां पर आंख लड़ा कि फट मार देंगे, जैसे बी में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल, लास्ट में खाली अंतर दिखा, बाद में पता चलेगा जा हम तो इलेक्ट्रिकल वाला मार दिए हैं। इसलिए रनिंग क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन को देख करके आप लोग मतलब कि हल्का कहा जाता है ना कि किसी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, हल्का को हल्का में बिल्कुल एक बैक नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वही अटैक कर देता है। बाद में आपको समझ में आएगा कि वो तो अटैक करेगा नहीं और वो अटैक कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि AMO का पूर्ण रूप क्या होता है? AMO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर से लिखा है एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म C नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, SS2 LHB कोच का SS2 कितने महीनों पर किया जाता है? तो SS2 SS3 तो मैं जितना बार यह क्वेश्चन आता है उतना बार मैं बताता हूं। SS2 SS3 हमको जहां तक विश्वास है कि आप लोग को यह रटा गया होगा, लेकिन बहुत सारे भाई हैं जो मतलब कि शायद कोई नया क्या बोलते हैं वीडियो अगर वो देख रहे होंगे तो उनको तो बताना जरूरी है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोग को भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह मिल जाता तो अच्छा रहता। क्वेश्चन नंबर 22 है, चलिए यहीं पर मैं बता देता हूं। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं SS1 SS2 SS3। ठीक है, SS1 SS2 SS3। तो इसको हम लिख देते हैं 1.5 साल 1/2 मतलब ईयर। इसको लिख देते हैं 3 ईयर। इसको लिख देते हैं 6 ईयर। ठीक है, 6 ईयर
ठीक है। अब यहां पर हम लिख देते हैं 6 लाख, देखिए ये लाख किलोमीटर, इसको हम लिख देते हैं 12 लाख किलोमीटर, इसको लिख देते हैं 24 लाख किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, अब याद करने का तरीका इस तरह लाइनिंग में अगर याद करते हैं कि SS1 1.5 साल 6 लाख किलोमीटर, SS2 3 साल या 12 लाख किलोमीटर, SS3 6 ईयर मतलब 6 साल या 24 लाख किलोमीटर, जो इसमें पहले आएगा तब हम लोग SS2 SS3 जो भी है कर लेंगे। लेकिन आपको याद करने का तरीका सबसे बेस्ट है कि अगर ईयर में याद करना है तो 1.5 3 6 यानी 1.5 साल 3 साल 6 साल, और अगर किलोमीटर में याद करना है तो 6 12 24 यानी दो बार ही होते जा रहा है ना, 6 12 24, 1.5 3 6 ईयर, 6 12 24 लाख किलोमीटर। ठीक है, इस हिसाब से याद करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें से SS1 में जैसे कि 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर, इसमें जो पहले हो जाएगा आ जाएगा तो फिर हम उसको SS1 कर देंगे। ठीक है, इस तरह करके आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन बताया। इसमें क्या पूछा SS2, तो SS2 क्या पूछा है, कितने महीना। ठीक है, यानी ईयर वाला पूछ रहा है, तो SS2 है जो है 3 ईयर, 3 ईयर का मतलब हो जाएगा 12 तिहाई 36, यानी 36 महीना पर हम उसको SS2 करेंगे, अर्थात ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर D1 D2 के बारे में आगे क्वेश्चन भी है, इसीलिए मैं यहीं पर बता दूंगा, वहां पर आगे निकल जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर जो है D1 D2 और D3। ठीक है, तो D1 जो है आपको एवरी ट्रिप्ट होता है। ठीक है, एवरी ट्रिप्ट होता है। ठीक है, और D2 जो होता है आपको 30 दिन प्लस माइनस 3 यह दिने होता है। ठीक है ना, 3 दिन। ठीक है, और D3 जो होता है 6 महीना। ठीक है, 6 माह प्लस माइनस 15 दिन। ठीक है, D1 D2 D3 याद रखिएगा। D1 एवरी ट्रिप्ट, D2 जो है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, और D3 जो है 6 महीना प्लस माइनस 15 दिन। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये तो आपका 36 हो गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर में क्या कह रहा है कि ICF बोगी के पहिए का पार्श्व और देशांतरीय मार्गदर्शन किसके द्वारा होता है। ठीक है, लेटरल एंड लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, गाइडेंस किसके द्वारा होता है, पार्श्व एवं देशांतरीय मार्गदर्शन जो है लेटरल एंड लॉन्जिट्यूडनल गाइडेंस किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बहुत जगह आपको मिलेगा एक्सल गाइड के द्वारा होता है। आप कहिएगा कि इसमें तो आंसर है ही नहीं है, इसका आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, लेकिन हम कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ICF का यह और ट्रॉली जो होता है चारों कोनों पर एक्सल गाइड होता है। ठीक है, लंबे। ठीक है, एक्सल गाइड होता है लंबे, और यह एक्सल गाइड जो है इसी यहाँ पर देखिए लिखा है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड जो आप लोग देखे होइएगा कि एक ऐसा सा गिलास टाइप का होता है, इस टाइप से, और इसी में जो है एक्सल गाइड जो है यह फंसा रहता है। ठीक है, एक्सल गाइड जो है इसी में फंसा रहता है, और इसमें जो है तेल भरा रहता है। ठीक है ना, तेल भरा रहता है, और यह तेल कौन सा भरा रहता है तो याद रख लीजिए, यहाँ पर सर्वोलेन 68 तेल भरा जाता है। सर्वोलेन 68 तेल इसमें भरा जाता है। ठीक है, और कितना भरा जाता है इसमें तेल, तो 1.6 लीटर। और ऊंचाई अगर पूछ दे कि कितना ऊंचाई तक तेल भरा जाता है तो 40 mm। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर कई क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि लेटरल और लॉन्जिट्यूडनल मार्गदर्शन जो है कौन सा मतलब किसके द्वारा होता है, तो डैशबोर्ड के द्वारा होता है, क्योंकि डैशबोर्ड में ही एक्सल गाइड इसके अंदर लगा रहता है। ठीक है,
एक गिलास जो होता है उसके अंदर लगा रहता है और उस गिलास में तेल भरा रहता है। कौन सा तेल भरा सर बोले 68 भरा रहता है और 1.6 लीटर तेल भरा रहता है और ऊंचाई में अगर पूछता है तो 40 mm ऊंचाई तक भरा रहता है। और इसी में कंफ्यूजन क्वेश्चन करते हैं, तो आप लिख लिए, समझ गए, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूजन वाला कि जो यह ट्रॉली होता है इस पर जो बोलिस्टर लगा रहता है, यहाँ पर साइड बैरियर 2 ठो रहता है, इसमें भी तेल भरा रहता है। तो इसमें भी तेल जो है आपको सर्वोलेन 68 ही भरा रहता है, लेकिन इसमें तेल की मात्रा लगभग मतलब 2.5 लीटर के आसपास होता है, ठीक है। 2.5 लीटर या कहीं 2 लीटर भी मिलता है, ठीक है। 2 लीटर ही रहने दीजिए इसको, शायद 2 लीटर मिलता है, ठीक है। 2 लीटर तेल भरा रहता है इसमें, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें एक और डीपली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें जो क्या बोलते हैं साइड बैरियर, तो साइड बैरियर में एक बियरिंग पीस का प्रयोग किया जाता है, बियरिंग प्लेट, उसको बियरिंग प्लेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो इस टाइप से होता है, आपको हम बताते हैं, अगर वर्कशॉप में होंगे तो देखने को मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से या इसी में यह लगा रहता है, ठीक है। तो इसका पूछता है कि बियरिंग पीस का जो है आपको न्यू साइज कितना होता है, यही क्वेश्चन पूछता है, बहुत डीपली बता रहा हूं। तो न्यू साइज जो है इसका होता है 10 mm, कितना होता है 10 mm। और क्वेश्चन आ जाता है कि 100 पीसू कितना होता है, तो 9 mm, कितना होता है 9 mm। और कॉन्डम साइज कितना होता है, तो 8 mm। देखिए बहुत डीपली क्वेश्चन है। या बेयरिंग पीस जो है इस डैशपोर्ट कह रहे हैं साइड बैरियर के बीच में लगा रहता है, अंदर रहता है, इसमें तेल के अंदर रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्लेट का मोटाई जो है न्यू 10, 100 पीसू जो है 100 लास्ट मतलब 9 mm तक इशू कर सकता है और 8 mm पर इसको कंडम कर दिया जाता है। और दोनों बेयरिंग क्या बोलते हैं साइड बैरियर के बीच की दूरी जो है 1600 mm होता है, इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, कॉपी में 100% आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपको 23, क्वेश्चन नंबर अब 24 नंबर, एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त नॉन रिटर्न बल्ब का कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन रिटर्न बल्ब का क्या काम है, ठीक है। तो इसको बारे में तो पिछले सेट में बहुत अच्छे ढंग से मैंने बताया था, ठीक है। तो ये है एआर, एआर मतलब एक्जुलरी रिजर्वायर, ठीक है। और यहां पर हम बना देते हैं एफपी यानी फीड पाइप, इसको हम लिख देते हैं एफपी यानी फीड पाइप है, ठीक है, एयर फीड पाइप है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर हैंडल जो है लगा रहता है, इसको मतलब यहाँ पर जो डिवाइस लगा रहता है उसको हम लोग कहते हैं NRV यानी नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक है। और इसके बाद इधर से मतलब कि बीपी का जो मतलब कि जाता है अपना पाइप जो भी है। तो यहाँ पर हमको हमारा क्वेश्चन है नॉन रिटर्न वाल्व का क्या कार्य है, ठीक है। तो नॉन रिटर्न वाल्व एफपी के द्वारा इधर से एयर जो है हवा जो है एयर बोल रहे हैं, एयर नहीं एयर मतलब हवा, एआर मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर में जाता है। लेकिन एनआरबी जो है एफपी से हवा को एआर में जाने देता है, परंतु एआर से हवा को एफपी में रिटर्न नहीं होने देता है, ठीक है, समझ गए ना। एनआरबी का काम है एआर से हवा के प्रवाह को एफपी तक आने में रोकना, यानी एआर से एफपी तक हवा के प्रवाह को रोकने के लिए एआर से एफपी से एआर में हवा चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, लेकिन एआर से एफपी में हवा उल्टा जब जाएगा तो इसको नहीं जाने देगा। यही हमारा एनआरबी का काम है, नॉन रिटर्न वाल्व का काम है। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि नॉन रिटर्न वाल्व हम कैसे समझेंगे कि एनआरबी मेरा खराब है, आता है क्वेश्चन। तो नॉन रिटर्न वाल्व जब खराब होगा तो एयर का हवा जो है एफपी में पास कर जाएगा, यानी उल्टा रिटर्न चला जाएगा। और आपका बीपी का भी हवा जो है आपको जब हवा जब रिटर्न चला गया तो यह प्रेशर जो है इधर जइबे नहीं करेगा, ठीक है ना।
तो बीपी से भी हवा आएगा, वो भी जो है ये मतलब टोटल या फ्री हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जब एनआरबी यहाँ पर खराब हो जाएगा तो टोटल या फ्री हो जाएगा, इसका हवा इसमें जा सकता है और इसका हवा इसमें जा सकता है, कहीं से कहीं हवा जा सकता है। तो जब बीपी को जब हम कनेक्ट करेंगे, बीपी को जब हम कनेक्ट करेंगे, एक गाड़ी को जानबे करते हैं कि जब यहाँ पर होज पाइप लटका रहता है, जब इसको हम बीपी को जब हम कनेक्ट करेंगे तो एपी में भी हवा आने लगेगा, एपी को हवा जब कनेक्ट करेंगे तो बीपी में भी हवा आने लगेगा। ठीक है, कब? जब एनआरबी आपका खराब हो जाता है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे एनआरबी का मेरा क्या काम है। तो एपी से हवा एआर में जाने देता है, लेकिन एआर के हवा एपी में नहीं आने देता है। यही हमारा एनआरबी का काम है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक अगर वीडियो में बने हैं तो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। चलिए 25 नंबर, न्यूमेटिक ब्रेक युक्त योगी पेट्रोल टैंक का यांत्रिक कोड क्या है? तो आप जान ही रहे हैं, इसका नाम बीटीपीएन है। ठीक है, बीटीपीएन ये सिंपल सा रनिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच में एंटी रोल बार का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो एंटी रोल बार का काम जानवे करते हैं कि वो जो है दोलन से मतलब कि बचाता है। ठीक है ना, दोलन से बचाता है, यानी दोलन इधर उधर जो रोलिंग मोशन जो होता है उससे बचाता है। ठीक है ना। देखिए बी में क्या क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या लिखा है? कोच की रोलिंग कार्रवाई को अनुमति देने के लिए, कोच की रोलिंग प्रक्रिया को रोकने के लिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। रोलिंग प्रक्रिया जो है क्रिया को लिखा है कोच की रोलिंग क्रिया को रोकने के लिए, जो कोच जो है इधर उधर जो हिलटा डुलटा है इधर उधर, उसी को रोकने के लिए एंटी रोल बार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हुएगा ना कि यहाँ पर जैसे कि एलएचबी में जो यहाँ पर बोलिस्टर रहता है, यहाँ पर जो है रोलिंग जो है दो ठोर लगा रहता है जिसमें जो है बोगी को जो है कनेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो यही जो है जो इधर उधर डोलने से बचाता है। ठीक है ना, इसमें 36 नंबर रिंच से हम लोग टाइट करते हैं। ठीक है ना, चलिए 27 नंबर में क्या कह रहा है कि एलएचबी बोगियों के ब्रेक डिस्क के बीच में फिंस किस प्रयोजन के लिए लगाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन भी हमेशा कहीं ना कहीं हर एक सेट में लगभग आ ही जाता है। क्या आ जाता है ना? तो इसके बारे में मैं डिटेल बता दूं। यहां पर समझ लीजिए कि ये चक्का हो गया, ये चक्का हो गया। यहाँ पर मैंने डिस्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको मैंने डिश बना दे रहा हूँ और इसको चक्का मान लीजिए, खूब बड़ा सा चक्का, छोटा बड़ा हो गया। ठीक है ना, अब इसमें कह रहा है कि जो फिंस जो होता है बीच में गैप जो होता है, यही क्वेश्चन क्या ब्रेक क्वेश्चन कहाँ है? एलएचबी बोगियों में ब्रेक डिस्क के बीच में फिंस जो है, फिन जो है किस प्रयोजन के लगाए जाते हैं? तो फिंस जो है इसमें जो है कूलिंग के प्रयोजन के लिए लगाया जाता है। ठीक है, कूलिंग के लिए लगाया जाता है। देखिए इसमें एक और बात बोलूंगा कि इसमें मैंने चेक कराया है, मतलब कि बी नंबर, जब यह टेस्ट जब हुआ है संडे को तो मैंने इसमें बी नंबर चेक करा दिया है। बी नंबर में क्या लिखा है कि ब्रेक डिस्क को वजन कम करने के लिए जो नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, वो प्रिंटिंग में जो है जब आंसर जब मैंने चेक कराया है, क्या बोलते हैं उसको, टाइपिंग में वो मिस कर गया है। तो टाइपिंग में थोड़ा बहुत होते जाते रहता है। आप लोग भी बुद्धिमान हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो रनिंग है। मैं बार बार इस क्वेश्चन को बताता हूं तो आप लोग खुद से भी इसको मार सकते हैं। ठीक है, वैसा है तो आंसर आप व्हाट्सएप पर भेजते हैं, भेजिए और क्या बोलते हैं क्वेश्चन लिखकर भेज दीजिए कि सर यह जो है इसका आंसर ये होगा। हम खुद देख लेंगे, हम समझ जाएंगे कि हाँ खुद मिस प्रिंटिंग हुआ है। लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब मैं बारीकी से जब देखता हूँ तो पता चलता है कि नहीं, शायद बारीकी से तो उस वक्त भी देखता हूं लेकिन थोड़ा सा मिस कर जाता है। चलिए, थोड़ा थोड़ा तो होते रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसका आंसर जो है कूलिंग के लिए होगा। तो कूलिंग वाला आंसर कहाँ है? ए नंबर में है। ब्रेक लगने के दौरान प्रभावी शीतलन प्रदान करने के लिए अर्थात कूलिंग के लिए इस फिंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोनों तरफ से जब ब्रेक कैलिपर इसको जब चापता है, जाम करता है यानी रोकता है तो यह गर्म हो जाता है। तो इसको ठंडा प्रदान करने के लिए यह फिंस दिया गया है। ठीक है, वेट तो कम होता ही है, लेकिन हम कहते कि वेट कम तो होता ही है, ठीक है, लेकिन आंसर जो चेक होता है ना हमेशा क्वेश्चन आंसर अर्थात एग्जाम में, तो
कूलिंग ही चेक होता है, इसलिए मैं कूलिंग ही बोलूंगा, ठीक है ना। तो कूलिंग के लिए होता है, ये तो आप अच्छी तरह समझ गए। अब इससे एक्स्ट्रा अब क्वेश्चन समझ लीजिए कि दोनों डिस्क के बीच की दूरी जो है 230 mm होता है, ठीक है, और इसका मोटाई जो है 110 mm होता है। इसका दाया अगर पूछता है तो दाया 640 mm होता है। कितना होता है? 640। दाया कितना हो जाता है? 640 mm होता है, और मोटाई जो है 110 mm होता है, और दोनों डिस्क के बीच की दूरी जो है 230 mm होता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हील और डिस्क के बीच की दूरी जो है कितना होता है, अर्थात व्हील के इनर फेस एवं डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है? तो 175 mm होता है। कितना होता है? 175 mm होता है। जो भाई मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको तो बिल्कुल रटा ही गया होगा, और रटवाने के लिए ही मैं बार बार क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, बार बार इसलिए कि आप लोग को वीडियो देखते में ही याद हो जाए। मेरा यही मकसद रहता है कि ये क्वेश्चन को बार बार बोलता हूँ, लेकिन कमेंट में कभी कभी आ जाता है कि सर एक ही चीज को आप बार बार बोलते हैं। आप ही लोग के लिए बोलता हूँ, सबका दिमाग तो एक जैसा नहीं है ना, सबके भलाई के बारे में सोचना है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, ये तो हो गया, डिस्क जो है यह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि यह डिस्क जो है वन साइड से, मतलब एक साइड से कितना घिस जाए तो उसको हम बदल देंगे, यानी कंडम कर देंगे। तो एक साइड से अगर पूछता है वन साइड से, तो वन साइड से 7 mm एक साइड से अगर घिस जाता है तो उसको हम बदलेंगे। और दोनों साइड से अगर कुल पूछता है, दोनों साइड मिला करके, तो 7 मिला करके यानी 14 mm कुल अगर घिस जाता है दोनों साइड से तो इसको हम कंडम कर देंगे। और वन साइड से अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक साइड से कितना, तो 7 mm, दोनों साइड से मिलाकर कुल 14 mm हो जाएगा। दोनों डिस्क के बीच की दूरी 230 हो जाएगा। व्हील के इनर फेस एंड क्या बोलते हैं, डिस्क के बीच की दूरी 175 mm हो जाएगा, और इसकी मोटाई जो है 110, दाया 640, और यह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और व्हील के बाहर जो यह हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल, इसी को हम लोग जनरल बोलते हैं। जिसका टेपर पूछता है कि 0.015 mm से 0.010 mm होता है, यह जनरल का पेपर यह पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन मैंने इसमें क्लियर किया है, आप लोग एकदम कॉपी में 100% लिखेंगे, जहां तक विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूं, बार बार क्वेश्चन कहता हूं कि आप लोग कॉपी में लिखते चलिए मेरे वीडियो देखने से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन दिखाता है जब ब्रेक लगाया गया तो क्या कारण हो सकता है। मतलब ब्रेक लगाए हैं फिर भी ग्रीन दिखाता है। ग्रीन का मतलब समझ ही रहे हैं ना, ग्रीन का मतलब होता है ब्रेक रिलीज हो गया है, अर्थात ब्रेक छुड़ाना, ब्रेक छूट गया है। और जब ब्रेक लगता है तो मतलब कि अप्लाई पोजीशन होता है तो उस वक्त रेड शो करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब ब्रेक लगाया गया था जहां पर इसको रेड शो करना चाहिए तो ग्रीन दिखा रहा है। भाई क्या कारण है कि ग्रीन दिखा रहा है, तो हम ऑप्शन को पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या कर रहा है, 1 नंबर में कि कोच का शियर चार्ज नहीं किया गया है, हैंड लीवर वाल्व रिलीज स्थिति में अटक गया है, बीसी मतलब ब्रेक सिलेंडर बीसी का मतलब ब्रेक सिलेंडर लाइन में भारी लीकेज है, मतलब ज्यादा लीकेज है। ठीक है, एनईएफ एबव, इसलिए इसका आंसर एनईएफ एबव हो जाएगा। माने इनमें से सभी हो जाएंगे कि कोच का सीआर चार्ज मतलब कंट्रोल रिजर्वायर चार्ज नहीं है, हैंड रिलीज वाल्व जो है रिलीज स्थिति में कहीं अटक गया है, या बीसी मतलब ब्रेक सिलेंडर लाइन में कहीं भारी लीकेज है, माने बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है, इसलिए ब्रेक लगाने पर भी क्या बोलते हैं अप्लाई होना चाहिए, लेकिन यह हारा ही दिखा रहा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आप समझ सकते हैं। 29 नंबर में क्या करें कि एक पहिया के दोनों ब्रेक डिस्क के ब्रेक वाइंडिंग के मामले में आप सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, एक पहिया के दोनों ब्रेक डिस्क में अगर मान लेते हैं कि दोनों डिस्क में अगर ब्रेक वाइंडिंग हो गया है तो सबसे पहले देखिए पहली प्रक्रिया पूछ रहा है। तो प्रक्रिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रक्रिया हम क्या करेंगे कि उसको पहले ट्रॉली को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, ट्रॉली को पहले आइसोलेट मतलब उसको हम अलग करेंगे। अलग करने के बाद में जब दोनों जाम हो जाए तो एक सब थोड़ा बहुत है तो डम बॉल को चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन है कि दोनों ब्रेक वाइंडिंग हो गया है दोनों, तब हम उसको आइसोलेट तो पहला प्रक्रिया करना ही पड़ेगा।
ठीक है, चलिए इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करें कि वायु धौकनी में धौकनी के मुड़ने का क्या कारण हो सकता है? तो बेलो और पिस्टन के बीच धूल जमा होना। ठीक है, और पढ़िए, दौड़ मतलब रन के दौरान अज्ञात वस्तुओं को हिलना, ब्रेक सिलेंडर पिस्टन का अत्यधिक उपयोग होना। एनी ऑफ एबव, एनी ऑफ एबव हो जाएगा। जब ट्विस्टिंग बिलो जब होगा, कब होगा? जब बेलो और पिस्टन के बीच धूल जमा हो जाएगा, रनिंग के दौरान अज्ञात मतलब की वस्तुओं अगर का हिलना डुलना हो जाएगा, या ये सब जो भी है, इसका ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कोच निश्चित रूप से युग्मित है, मतलब जुड़ा हुआ है, कैसे आप सुनिश्चित करेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़िए, रोटरी लॉक पूरी तरह से डाउन हो, ये भी एकदम बात सही है कि यह जो है रोटरी लॉक बिल्कुल डाउन होना चाहिए। और बी नंबर में देख रहे हैं कि उल्टा यू स्पष्ट होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप लोग 100% नोट कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड मॉडल मैंने लिख दिया, बोर्ड मॉडल मैं जिस पर लिखूं तो समझ जाइए कि क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, उस पर आप लोग भी बीएम लिख लेंगे। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन से एक्स्ट्रा मैं बताता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बात याद आ गया कि जो नए टेस्ट में लोग जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं बात बता दूं, याद आ गया क्योंकि इस संडे को इसमें जो बहुत लोग इस टाइप से बना करके भेजे हैं ना, थोड़ा सा हमको भी देखने में परेशानी हुआ है। ठीक है, तो कैसे आपको चेक कर, जैसे मान लीजिए 1 नंबर हो गया, या 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब एक का आंसर आपने ए दिया है, इसका मान लेते हैं सी दिया, इसका मान लेते हैं डी दिया, इसका मान लेते हैं कि बी दिया। ठीक है, हम ए नंबर 1 का आंसर अगर 1 है, हमने भी 1 ही भेजा, ए नंबर, तो आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर जब हम चेक करें तो अपने कलम का रंग जो है चेंज कर लेंगे। अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो हरा कर लेंगे, ठीक है, या रेड कर लेंगे। तो जब हम चेक करेंगे तो अपना कलम का रंग चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको चेक किया, एक का आंसर ए था तो ठीक है, 2 का आंसर आपने सी लगाया, मैंने डी भेज दिया, तो इसको यहाँ पर काट देंगे और यहाँ पर डी लिख देंगे। ठीक है, बी, अब 3 का आंसर आपने डी लगाया, मैंने सी भेजा है, तो इसको यहाँ काट देंगे, यहाँ सी लिख देंगे। 4 का आंसर आपने बी लगाया है, हमने भी बी भेजा, इसको सही का चार्ट मार देंगे। 5 का आंसर आपने डी लगाया है, मैंने बी भेजा है, तो फिर इसको काट करके यहाँ पर बी लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप लोगों को बाद में भी जब केवल आंसर शीट ही देखिएगा तो पता चल जाएगा कि फलना फलना क्वेश्चन, देखिए डिस्कलर यहाँ पर कटिंग है, इसका आंसर यहाँ पर सी हमने मारा था, इसका आंसर डी था। लेकिन जब एक ही मतलब कि बहुत लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 6 नंबर का यहाँ पर सी मारे हैं, हमने डी भेजा, तो यहाँ पर खाली कटिंग कर देंगे, बाकी और कुछ यहाँ पर डी कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस हिसाब से नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ताकि आप लोग को भी सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ, हमको भी सुविधा होगा देखने में। मैं रिजल्ट बनाऊंगा, जल्द ही जल्द बनाने वाला हूँ रिजल्ट, क्योंकि 4 टेस्ट का मैं एक रिजल्ट बनाता हूँ। 4 टेस्ट अब हो चुके हैं, 18 तक मैंने रिजल्ट दे दिया है, 23 आज है, 18 4 22, देखिए उसका टेस्ट कब होना चाहिए। तो ये इसका आंसर आप लोगों को तो मिल गया 31 नंबर का, कि आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कोच पूरी तरह युग्मित है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो रोटरी पूरी तरह से डाउन होना चाहिए और उल्टा यू मतलब कि स्पष्ट होना चाहिए। इसका आंसर जो है आपका कितना नंबर हो जाएगा? बोथ, मतलब ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट, D1 अनुसूची कब करते हैं? देखिए मैंने ऊपर बताया था D1 D2 D3, तो D1 जो है एवरी ट्रिप करते हैं, जो अभी हमने ऊपर बताया, उसी वक्त बताया था कि मैं आगे निकल जाऊंगा। तो D1 जो है या आफ्टर एवरी ट्रिप, D2 जो है 30 दिन, D2 जो है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है, और D3 जो है 6 माह प्लस माइनस 15 दिन होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ए शेड्यूल बी शेड्यूल भी हम यहाँ पर हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। आईसीएफ में जो है ए शेड्यूल बी शेड्यूल होता है। ठीक है, तो एक होता है 1 नंबर में ट्रिप शेड्यूल, एक होता है ट्रिप शेड्यूल। ठीक है, 2 नंबर में हम लिख देते हैं ए शेड्यूल। तो ए शेड्यूल जो है 30 दिन प्लस, यहाँ डी लिख देते हैं, 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन। ठीक है, 3 नंबर में लिख देते हैं बी शेड्यूल। ये जो है आईसीएफ में होता है, आईसीएफ में। ठीक है, D1 D2 जो है आपको एलएचबी में होता है। ठीक है, तो बी शेड्यूल जो है आपको यह हो जाता है 3 माह प्लस माइनस 7 डेज। ठीक है, 7 डेज। और सी शेड्यूल जो होता है, सी शेड्यूल 6 महीना प्लस माइनस
15 दिन। याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में जो है IUH POH होता है। IUH 9 महीना, POH जो है 18 महीना पर होता है, और OCB जो अदर कोचिंग व्हीकल्स है वो तो जान ही रहे हैं कि 12 महीना 24 महीना पर सब होते रहता है। इसके बारे में पिछला वीडियो मैंने बताया है, या LHB डायमेंशन वाला वीडियो जाकर देखेंगे, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आपका आंसर मिल गया D1 एवरी ट्रिप्ट, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में 33 नंबर में क्या कर रहा है कि एक मिनी रेक की संरचना न्यूनतम कितना होता है। मिनी रेक जो है 20 वैगन का होता है, और यह कवरेड वैगन के लिए किया जाता है, अर्थात BCN जो कवरेड वैगन है उसके लिए विशेष करके इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मिनी रेक संरचना जो है 20 वैगन का किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ये बताया है कि कवरेड वैगन के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन क्या कीजिएगा भाई, हो PME से आप क्या समझते हैं, अर्थात PME का जो है यह फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग तो जान ही रहे हैं 34 नंबर का C नंबर में पीरियडिकल मेडिकल जो है एग्जामिनेशन, पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि यह किसको किया जाता है, या PME जो है किसको किया जाता है। तो यह जो है ALP, चाहे LP लिख दीजिए, लो स्टैंड लोको पायलट या लोको पायलट, और GG मतलब गुड्स गार्ड लोगों को जो है यह जो है PME किया जाता है। मतलब 1 साल या 2 साल पर होता है, मेडिकल हमेशा जांच होते रहता है उन लोगों का, शरीर का या आँख का जो भी है, ये सब उन लोगों को PME होते रहता है, अर्थात पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, CBC कंट्रोल नंबर गेज नंबर 3 का उपयोग किस दोष को पता लगाने के लिए करते हैं। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि नकल को जांच करने के लिए किया जाता है। ये तो रनिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्योंकि रनिंग क्वेश्चन को कभी भी हल्के में नहीं लीजिए, वहीं आपको धोखा कर देता है। ठीक है, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं विचार बनाया हूं कि अगले महीना से रनिंग क्वेश्चन को निकाल करके उसमें अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन मैं डालूंगा, और वो भी नहीं कि अपने मन से डालूंगा, वो भी किसी सेट से ही उठाकर डालूंगा। ठीक है ना, और टाइपिंग भी करवाने में तो जान ही रहे कि मुझे कितना परेशानी होता है, खर्च भी लगते हैं, फिर भी आप लोग को फ्री में टेस्ट देते हैं। ठीक है ना, कितना मैं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एक कोचिंग डिपो के बीच धारण क्षमता कितना होता है। कोचिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिपो की बात किया गया है। ठीक है, तो डिपो में जो है प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों हो जाएगा। ठीक है, लेकिन केवल प्राइमरी पूछता तब उसमें मतलब अलग आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर डिपो की बात किया गया है तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई रटने वाला बात है। नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले 2 अंक क्या दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबरिंग में क्या दर्शाता है। तो आप डिटेल कॉपी कलम रेडी करके लिख लीजिए। वीडियो भी लंबा होता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि सिस्टम का भी बैटरी डाउन होते जा रहा है। जल्दी जल्दी मैं बता दूं, तो देखिए वैगन के नंबरिंग कुल 11 डिजिट का होता है। कुल कितना होता है, देखिए लिख लीजिए मेरी आवाज को सुन करके जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यह कुल जो है कुल 11 डिजिट का होता है। ठीक है, अब मेरे आवाज को सुन, देखिए आराम आराम से बोलते हैं, लिख लीजिए कॉपी कलम रेडी पोजीशन में। वैगन के नंबरिंग कुल 11 डिजिट का होता है, जिसमें पहला और दूसरा वैगन के टाइप को इंडिकेट करता है। पहला और दूसरा डिजिट जो है वैगन के टाइप को इंडिकेट करता है कि किस टाइप का वैगन है, BCN बोवेन जो भी है, तथा तीसरा और चौथा डिजिट किस रेलवे का यह वैगन बना है यह दर्शाता है। जैसे NR CR जो भी अपना किस रेलवे जोन का आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा और चौथा जो है किस रेलवे का यह वैगन बना है वह दर्शाता है। ठीक है, पांचवा और छठा डिजिट जो है मैन्युफैक्चर ईयर को दर्शाता है। मैन्युफैक्चर मतलब किस ईयर में बना है, किस साल में बना है उसको दर्शाता है। तथा 7वें 8वें 9वें और 10वें
मतलब 7, 8, 9 और 10 यह वैगन के सीरियल नंबर को दर्शाता है, ठीक है। तथा लास्ट डिजिट जो 11वीं डिजिट जो होता है वह जो है चेक डिजिट को दर्शाता है। इसको दर्शाता है, चेक डिजिट को दर्शाता है। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट, बैटरी डाउन। सॉरी भाई, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं इतना डिटेल में मैं बताने ही लगता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बैटरी डाउन होने लगता है, तो व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। चलिए, इतना डिस्टर्बिंग के लिए कोई बात नहीं। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप समझ गए नंबरिंग कैसे होता है, ठीक है ना। नंबरिंग जो है नई वैगन का नंबरिंग योजना के अनुसार क्या कैसे इंगित करता है, तो आपको मैंने बता दिया, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। वैगन के नंबरिंग कुल जो है 11 डिजिट का होता है, जिसमें पहला और दूसरा वैगन के टाइप को मतलब दर्शाता है या इंडिकेट करता है, तथा तीसरा और चौथा डिजिट जो है किस रेलवे का यह बना है उसको यह दर्शाता है, ठीक है। और पांचवी और छठी डिजिट जो है मैन्युफैक्चर ईयर को दर्शाता है। मैन्युफैक्चर ईयर का मतलब किस साल में बना है उसको दर्शाता है, तथा 7वें, 8वें, 9वें और 10वां जो है यह वैगन के सीरियल नंबर को दर्शाता है, ठीक है। और लास्ट 11वीं डिजिट जो है चेक डिजिट को दर्शाता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। यदि रास्ते में जो है GLP द्वारा ग्रीस रिसाव या बेयरिंग फेल होने का संदेह है, तो लोडेड माल रेक को अगले CNW पॉइंट तक किस गति से ले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको रास्ते में मतलब GLP मतलब द्वारा ग्रीस का रिसाव बेयरिंग फेल होने का इस तरह का कोई नहीं, ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि अगर हॉट एक्सल बॉक्स सब कुछ अगर हो जाता है तो उस स्थिति में जो है या ग्रीस रिसाव का कोई भी अगर संदेह है तो हम किस स्पीड से उसको हम ले जाएंगे मतलब अगले CNW के पॉइंट तक, यह आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो 38 का आंसर जो है 60 किलोमीटर के हिसाब से हम लोग इसको ले जाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं आपको आंसर 30 भी मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा सा मतलब कि विवादित क्वेश्चन है, तो आंसर जो है 60 ही दिया है, परंतु मेरे समझ से 30 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने आंसर 60 चेक करवाया है, ठीक है ना। 38 का आंसर जो है हमने 60 चेक करवाया है, ठीक है। लेकिन मेरे समझ से यह 30 होना चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं अपना मत या राय दे दिया कि मेरे समझ से 30 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 60 किलोमीटर आंसर है, ठीक है, जब चेक इसको कराया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। डीम सस्पेंशन के निम्नलिखित में से कौन सा मानक फर्म का प्रयोग किया जाता है। डीमेड सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। डीमेड सस्पेंशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ SF1 दिया है, ठीक है ना। तो SF1 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो SF1 का उपयोग जो है निलंबन के लिए किया जाता है, निलंबन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और 2 का प्रयोग जो है आप जान ही रहे हैं कि डीमेड सस्पेंशन के लिए किया जाता है, मतलब कि इसका मतलब होता है माना गया निलंबन या समझा गया निलंबन, ठीक है। आप अपने मेरे आवाज को सुनकर लिख लीजिए, ठीक है। माना गया निलंबन या समझा गया निलंबन, यानी डीम्ड सस्पेंशन के लिए SF2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना।
इसको समझा गया निलंबन के मतलब यह हो जाता है कि मान लेते हैं कि आप अगर कोई गलती किए हैं, आपको पुलिस पकड़ करके जेल में बंद कर दिया है और आपके रेलवे प्रशासन को पता नहीं है, और उसको 48 घंटा के अंदर या जब भी पता चल जाएगा, तो जब से आप मतलब कि पुलिस के कस्टडी में हैं, उस वक्त से आपको निलंबन समझा जाएगा या माना जाएगा, यानी डिमेड सस्पेंशन आपको दिया जाएगा। और SF3 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? SF3 का प्रयोग जो है निर्वाह भत्ते की स्वीकृति के लिए किया जाता है। निर्वाह भत्ता के स्वीकृति के लिए किया जाता है। और SF4 का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो निलंबन से बहाली, निलंबन से बहाली यानी निलंबन से छुटकारा पाने के लिए SF4 का प्रयोग किया जाता है। निलंबन की बहाली, निलंबन और निर्वाह भत्ते की स्वीकृति हो गया 3 नंबर, 2 नंबर डिमेड हो गया, 1 नंबर जो है निलंबन हो गया। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि चारों के चारों ऑप्शन आप समझ लिए हैं। ठीक है ना, और इस तरह सुन लीजिए, मैं कितना लिखूं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। SF5 का उपयोग बड़ी शास्ति का आरोप पत्र जारी करने के लिए किया जाता है। SF6 का उपयोग दस्तावेज को निरीक्षण की अनुमति नहीं देने का आदेश के लिए इसका प्रयोग करते हैं। SF7 का उपयोग जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। और 8 का उपयोग प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए किया जाता है। और SF10 का उपयोग संयुक्त कार्यवाही का आदेश देने के लिए SF10 का प्रयोग किया जाता है। और SF10 के A का उपयोग संयुक्त कार्यवाही में जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किया जाता है। SF10 के A का प्रयोग। और SF10 के B का उपयोग जो है संयुक्त कार्यवाही में प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा। मैं कितना लिखूंगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल दिया क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? ये कोई पूछने की बात है भाई, ये तो आप लोग जानते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। हम इसको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर, दुर्घटना नियमावली में रेलगाड़ी की पार्किंग निम्न में से किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, रेल का पार्किंग जो है किस मतलब क्लास में आएगा? तो यह J क्लास में आता है। ठीक है ना, किस में आता है? J क्लास में आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको बता दें A क्लास का, A क्लास का जो है किस कहाँ आता है? यह टक्कर एक्सीडेंट जो फ्रंट पर जो होता है टक्कर वाला, वह जो है A क्लास में आता है। ठीक है, और B जो है B श्रेणी का कौन सा आता है? जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बताऊंगा। जो गाड़ी में जो आग लग जाती है उसको B श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, और एक और पूछता है D वाला ज्यादा पूछता है। ठीक है, D वाला, ऐसे तो C होता है मतलब फाटक दुर्घटना जो C में जो आता है ना, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए भाई, फाटक दुर्घटना जहाँ फाटक पर होता है C क्लास में आता है। D वाला ज्यादा पूछता है, जो मैं पूछता हूँ वही बताऊंगा। तो D जो है इसका होता है डिरेलमेंट, ये ज्यादा पूछता है इसीलिए मैं इसको बताता हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ। डिरेलमेंट्स, ये ज्यादा पूछता है भैया। ठीक है ना, और एक और ज्यादा पूछता है H क्लास वाला। ठीक है, तो H क्लास वाला जो है लाल सिग्नल को पार करना, अगर लाल सिग्नल को अगर पार कर जाते हैं तो वह भी दुर्घटना के अंतर्गत ही आ रहा है, संकेत दे रहा है कि हाँ शायद दुर्घटना हो सकती है, तो वह H क्लास में आता है। ठीक है, और ये जो हम अभी बताए J क्लास का, यह जो है मालूम है रेलगाड़ी की पार्किंग जो है J क्लास में आता है। ठीक है, लेकिन इसको मुख्य रूप से अगर देखिएगा बुक में या कहीं, तो इसको लिखा जाता है लोको या रोलिंग स्टॉक फेलियोर। ठीक है, लोको या लोको फेल हो गया है या रोलिंग स्टॉक फेलियोर हो गया, जिसके कारण गाड़ी पार्किंग हो गई है। ठीक है ना, तो देखिए यह क्वेश्चन पूछता है ना, बड़ी घुमावदार पूछता है क्योंकि इस तरीका क्वेश्चन में मिलता है, लेकिन थ्योरी में जहां पढ़िएगा तो ट्रेन पार्किंग J क्लास नहीं मिलेगा, वहां पर मिलेगा आपको कि रोलिंग या लोको या रोलिंग स्टॉक फेलियोर लिखेगा, पार्किंग नहीं लिखेगा, इसीलिए यह क्वेश्चन इस तरह पूछा है। ठीक है, तो दोनों लिख लीजिए, ट्रेन का पार्किंग या लोको या रोलिंग स्टॉक फेलियोर J क्लास के अंतर्गत आता है। चलिए, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किन मार्गों पर पास जारी किया जा सकता है? किन मार्गों पर पास जारी किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आप छोटा मार्ग चुनिएगा,
ठीक है, जहां से आप चलते हैं छोटा मार्ग, और अगर लंबा मार्ग है तो तेज गति वाला सुपर फास्ट ट्रेन। मान लीजिए लंबा मार्ग है, ठीक है, अगर लंबा अगर कहीं टूर पर जा रहे हैं तो तेज ट्रेन वाला ना आप टिकट बनवाइएगा जी, ठेठ भाषा में समझिए, ठीक है, तब आपको दिमाग में बैठेगा। क्या थोड़ा बहुत भोजपुरी भी बोलना जरूरी है ना, क्योंकि हमारे बिहार का भोजपुरी शान है, इसलिए भोजपुरी बोलना कोई गुनाह नहीं है। तो और ज्यादातर मेरे दोस्त मतलब कि भोजपुरी वाले ही हैं और बिहार के ही हैं, ठीक है, मैं भी बिहार के रहने वाला हूं। तो सबसे पहले छोटा मार्ग चुनेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अगर सबसे लंबा मार्ग अगर चुनते हैं तो तेज गति वाला ट्रेन को चुनेंगे, सुपर फास्ट वाला को। अब तो वंदे भारत वगैरह या तेजस जो भी चुन सकते हैं, ये सब मतलब कि याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा छोटा मार्ग और लंबा मार्ग हो तो सबसे तेज होना चाहिए। चलिए इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठेठ भाषा में मैंने इसलिए बात किया है क्योंकि आप लोग को थोड़ा याद हो जाए, आप ही लोग के लिए मैं बोलता हूँ भाई। नई पेंशन योजना का योगदान, नई पेंशन योजना का योगदान देखिए, अब यहाँ पर जो नई पेंशन योजना का योगदान तो पूछ दिया क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन डिटेल रूप से नहीं दिया है। जैसे क्वेश्चन था आया मेरे पास उस तरह तो मैंने टाइपिंग कर दिया सेम टू सेम, लेकिन अपना से इसमें कुछ नहीं मैंने मिलाया हूँ, जैसे क्वेश्चन आया वैसे टाइपिंग किया हूँ। इसमें यह सूचित नहीं किया है कि सरकार की तरफ से अर्थात गवर्नमेंट की तरफ से या कर्मचारी की तरफ से कितना लिया जाए, खाली डायरेक्ट रूप से लिख दिया नई पेंशन में योगदान कितना है। किसके तरफ से मेरे भाई, कर्मचारी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, यह इंडिकेट नहीं किया है। तो आप जान ही रहे हैं, आप लोगों को तो कटता ही है, मालूम तो है ये है कि कर्मचारी भाइयों की तरफ से जो है बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए का 10% आप एनपीएस में योगदान देते हैं कर्मचारी भाइयों को। भाई कर्मचारी भाई इतना लोग देते हैं, ठीक है, और सरकार यानी गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार जो है बेसिक प्लस डीए ये दोनों का 14% इसमें जोड़ देता है, यानी मिक्स कर देता है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। कर्मचारी की तरफ से डीए प्लस बेसिक का 10% और सरकार की तरफ से डीए प्लस बेसिक का 14%, दोनों को जोड़ करके एनपीएस में योगदान दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन की दृष्टि से देखे तो यहाँ पर 14 नहीं है, या कर्मचारी की दृष्टि से आंसर आपको दिया गया है, इसलिए 10% इसका आंसर हुआ। और इसमें एक क्या बोलते हैं, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि एनपीएस कब प्रभावी हुआ या कब से लागू हुआ, या क्वेश्चन आ सकता है तो 1/1/2004 से यह लागू हुआ है। किसने लागू किया है वो तो हर एक कर्मचारी भाई जानते हैं, ताकि उसे कितना हम लोग को इन एनपीएस वाले को दिक्कत है, वो तो सभी लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, पता नहीं कब होगा क्या होगा, ठीक है। तो किसने किया है तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन कब किए तो 1/1/2004 कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि किसने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर, 14 क्या है, 44, गर्भपात सहित गर्भपात के लिए मातृत्व अवकाश की कितनी अवधि दी जा सकती है। गर्भपात सहित गर्भपात के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर गर्भपात की बात किया गया है, ना कि बच्चा इशू की बात किया गया है। गर्भपात जो खराब हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए यह बात किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 45 दिन के लिए आपको छुट्टी दिया जाता है गर्भपात के लिए, जो आपको बी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। जो गर्भपात हो जाता है उसके लिए 45 दिन के लिए दिया जाता है। लेकिन जब आप जो लेडीज जो कर्मचारी भाई हैं लेडीज वाले, तो उन लोगों को अगर बच्चा इशू होता है तो इशू होने से 3 महीना पहले से 3 महीना बाद तक, यानी अर्थात पैटर्निटी लीव का मैटरनिटी लीव उसको कह सकते हैं, मातृत्व अवकाश, उनको 6 महीना के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन में आता है कि एक बार में अधिकतम कितना हम छुट्टी ले सकते हैं, यही आ गया, ठीक है ना, अर्थात 180 दिन का 6×18 180 दिन का छुट्टी उनको दिया जाता है, प्रथम छुट्टी, ठीक है ना। चाहे वो छुट्टी बच्चा इशू होने के तुरंत बाद ले ले, या 2 महीना 3 महीना पहले से ले ले, 2 महीना बाद तक, 3 महीना बाद तक, ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए 45 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल छुट्टी के हकदार है। तो अस्पताल छुट्टी के हकदार जो है ग्रुप डी के कर्मचारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत वीडियो लंबा हो गया मेरे भाई। 2 सीबीएसई कोचों के बीच बफर ऊंचाई में अधिकतम अनुमेय अंतर, हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन जब बताया था कि अधिकतम जो है 1100
1105 और न्यूनतम जो है 1030 होता है, दोनों को घटाएंगे तो 75 mm आएगा। ठीक है, तो 75 mm से ज्यादा जो है अनुमेय अंतर नहीं होना चाहिए, उससे अधिक, इसीलिए मैंने फर्स्ट ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा दीजिए। कह रहा है कि प्रेषण की प्रतीक्षा कर रहे एलएचबी फॉर्मेशन में सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बीपी एफपी की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम चार्ज करेंगे तो बीपी और एफपी दोनों को हम चार्ज करेंगे। ठीक है, बीपी और एफपी दोनों को एक साथ चार्ज किया जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बीपी और एफपी एक साथ चार्ज किया जाएगा, लेकिन बीपी का प्रेशर आप नहीं लिखे हैं, उस वक्त से बता रहे हैं। बीपी का प्रेशर 5 kg, बीपी यानी सीआर और बीपी का 5 kg पर सीएम स्क्वायर होता है, और एफपी और एआर यानी एक्जुलरी रिजर्वायर, सीआर माने कंट्रोल रिजर्वायर, बीपी माने ब्रेक पाइप, एफपी माने फीड पाइप, एआर माने एक्जुलरी रिजर्वायर, ये दोनों का प्रेशर जो है 6 kg पर सीएम स्क्वायर होता है। क्योंकि एफपी के द्वारा एआर चार्ज होता है, तो निश्चित है कि इसका जब 6 kg है तो इसका भी 6 kg होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्राथमिक, देखिए यहाँ पर आ गया प्राथमिक रख रखा। वो फर्स्ट जो क्वेश्चन मिला था हम अभी जो आपको बताया वो डिपो का था, तो प्राथमिक डिपो में के लिए जो था उसमें था प्राइमरी प्लस 50% सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी तथा 50% सेकेंडरी डिपो के लिए, लेकिन यहाँ पर केवल प्राथमिक यानी प्राइमरी मेंटेनेंस के लिए यह क्वेश्चन किया गया है। ध्यान देने जोग बात यही है, यही अंतर है। दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखिएगा मेरे भाई, ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अंतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 48 का मतलब आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा। निवारक रख रखा यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, निवारक रखाव अर्थात निवारक रखाव मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्राथमिक रख रखाव के। लेकिन वही डिपो के लिए जब क्वेश्चन किया था तो उसमें था प्राइमरी प्लस 50% सेकेंडरी। ठीक है ना, चलिए जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 49, एफआरपी से क्या समझते हैं। एफआरपी फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक जो आपको बी नंबर में दिया हुआ, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ठीक है, आप एलएचबी के अंदर जो बैठे रहते हैं तो उसके दीवार में दोनों साइड कितना चिकना सब रहता है या छत में, उसी को वही एफआरपी है, एफआरपी। ठीक है ना, एफआरपी। ठीक है, और एक और जो वंदे भारत का जो यह जो डिजाइन बनाया गया है ये वाला, ये भी एफआरपी का ही बनाया गया है। ध्यान में रखेंगे मेरे भाई, ये जो डिजाइन बनाया गया है आगे वाला जो सुंदर कितना चिकना सा है, ये भी जो है एकदम फ्रेश वंदे भारत का, वंदे भारत का ये भी एफआरपी का ही बनाया गया है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वंदे भारत वाला वीडियो जाकर देखेंगे, उसमें पूरा एकदम डिटेल रूप से बताया गया है, या वंदे भारत वाला जिन भाई पीडीएफ लिए हैं वो जाकर पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक हो गया। 50 नंबर है, बैगनों के ईएम पैड के न्यूनतम आकार क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कहेगा सर कि हमको रटा गया है, खाली न्यूनतम कंडोमिक साइज पूछता है 42, हमको बिल्कुल रट गए हैं एकदम हमेशा दिमाग पर। लेकिन इसमें अगर न्यू साइज पूछ देता है तब क्या कीजिएगा मेरे भाई, तो न्यू साइज कितना होता है ये आप ध्यान में रखिए कि न्यू साइज जो है 46 mm होता है। ठीक है, तो न्यू साइज या तो पूछता है अधिकांशतः खाली तो कंडम ही पूछता है, लेकिन कहीं कहीं न्यू साइज ही पूछ देता है 2 नंबर में। और सबसे कम क्या पूछता है तो 100 पीस, तो 100 पीस इसको 43 कुछ है तो 44 के आसपास होगा, मार दीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन 100 पीस नहीं पूछता है, कंडम पूछता है न्यूनतम 42, नहीं तो न्यू पूछता है 46। याद रखिए कन्फर्म 42 46 एकदम रट लीजिए। ठीक है ना, ये जो ईएम पैड का मतलब ईएम का फुल फॉर्म हो जाता है इलास्टोमेरिक पैड। ठीक है, इलास्टोमेरिक पैड जो है गुड्स में प्रयोग किया जाता है, अर्थात मालगाड़ी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कैसनो जो बोगी जो होते हैं जहां पर जैसे कि बोगी है, यहाँ पर जो एक्सल जो होता है ना, वो एक्सलवा के पास जो फंसता है यहीं पर चरकोर जो है इस तरह कोर जो करके यहाँ पर लगाया रहता है। ठीक है ना, ईएम पैड इलास्टोमेरिक पैड। ठीक है, उसी का यह कंडम 42 न्यू 46 याद रखिएगा। ठीक है,
मैं LHB डायमेंशन है, मतलब कि कोचिंग का जितना भी डायमेंशन है उस तो मैं वीडियो बना दिया हूँ, PDF भी भेज दिया हूँ। लेकिन अब मालगाड़ी का मैं सोच रहा हूँ कि एक डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन है सबका एक वीडियो बना कर दूँ और PDF भी टाइपिंग करके बनवा दूँ, ताकि आप लोग को पढ़ने में सुविधा होगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 110 क्वेश्चन है, मैं 55 तक चलूंगा, हाफ क्वेश्चन का मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। BLC वैगन की धुरी का भार कितना होता है? तो धुरी मतलब एक्सल का लोड जो है 20.32 टन होता है BLC का। वहीं AC का जान ही रहे हैं कि 16.3 टन होता है। नॉन AC कोच के लिए मैं बता दे रहा हूं, यह 13 टन होता है, ठीक है ना, 13 टन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर BLC की बात किया गया है, तो BLC के लिए मैं एक और बात बता दूं, जो BLC का नंबरिंग जब आ ही गया, तो BLC के एक यूनिट में 1 2 3 3 4 5 यानी 5 कार होता है। क्वेश्चन आता है कि BLC के एक यूनिट में कितने कार होते हैं? तो 5 कार होते हैं, जिसमें दोनों लास्ट वाले को एक कार के नाम से जाने जाते हैं, और बीच में 3 कार को, जो 3 कार जो बच गया बीच में, उसको B कार के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है दिमाग में आप बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 में कह रहा है कि राइडिंग इंडेक्स मापता है। राइडिंग इंडेक्स क्या मापता है? तो आपको हम पहले भी बताए हैं, क्वेश्चन आता भी है कि राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या है, ठीक है। तो राइडिंग इंडेक्स का कोई इकाई नहीं है, उसका कोई इकाई अर्थात कोई माप नहीं है। उसको कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाता है। कंफर्टेबल का मतलब आरामदेह के हिसाब से देखा जाता है कि आप कितना आराम महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से देखा। इस यानी राइडिंग इंडेक्स का कोई माप नहीं होता है। तो ना ही वो स्पीड मापता है, ना ही वेटिंग मापता है, ना मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कुछ या कुछ भी नहीं मापता है। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द रॉन्ग हो जाएगा। इसका कोई माप नहीं होता है। क्वेश्चन आता है, लिख लीजिएगा, राइडिंग इंडेक्स का इकाई क्या होता है? तो इसका कोई इकाई नहीं होता है, या किसी भी चीज को नहीं मापता है, उसको कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाता है। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया ना। चलिए, LHB में यार्ड डैम्पर प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? यार्ड डैम्पर किस उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो खैर किस लिए प्रदान किया जाता है, यहाँ पर जगह है, पहले यार्ड डैम्पर के बारे में मैं बता दूं, ठीक है। डैम्पर जो है, यार्ड डैम्पर, पहले डैम्पर बता दो कि चारों कोनों पर एक एक करके प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर लगे रहते हैं। चारों कोनों पर 4 वर्टिकल डैम्पर लगे रहते हैं, और बीच में सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर लगे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ बोलिस्टर होता है, यहाँ पर एक लेटर डैम्पर लगा रहता है, जो हमने ऊपर बताया, ठीक है। और दोनों साइड में, एक बोगी में दोनों साइड में यहाँ पर यार्ड डैम्पर लगा रहता है, ठीक है। तो एक बोगी में चारों कोनों पर 4 प्राइमरी हो गया, प्राइमरी डैम्पर जो है 4 हो गया, और 2 हो गया प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 हो गया, लेटर डैम्पर जो है 1 हो गया, लेटर डैम्पर, और यार्ड डैम्पर 2 हो गया। यानी कुल मिलाकर के 4 2 6 व 3 9, यानी एक बोगी में 9 डैम्पर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो आप समझ गए यार्ड डैम्पर कहाँ कहाँ लगा रहता है। अब आपका क्वेश्चन है कि यार्ड डैम्पर का उद्देश्य क्या है। अब यार्ड डैम्पर का भी क्वेश्चन बाकी है। यार्ड डैम्पर, यार्ड डैम्पर का क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड लेंथ क्या होता है? स्टैंडर्ड लेंथ क्या होता है? तो इसका स्टैंडर्ड लेंथ 1083 mm होता है। कितना होता है? 1083 mm होता है स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है कि संकुचन के बाद, यानी सिकुड़ने के बाद में इसका लेंथ कितना हो जाता है? तो 703 mm हो जाता है। कितना होता है? 703 mm। और यहां तक वह फैलता कितना है भाई? कितना फैलता है? तो 380 mm यह फैलता है। तो यह दोनों को जोड़ करके यहां से यहां तक 1083 mm हो जाता है, ठीक है ना, 1083 mm हो जाता है यार्ड डैम्पर। ये पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बताया हूं, ठीक है ना। लेंथ जो है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर और क्या बोलते हैं प्राइमरी लेटरल, इस सब का नहीं पूछता है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं वही क्वेश्चन बताता हूं जो क्वेश्चन में आता है, यानी परीक्षा में आता है। मैं PDF वैसा ही तैयार करता हूं, जितने भी PDF हैं एग्जाम की दृष्टि से मैं PDF तैयार करता हूं, और टेस्ट भी लेता हूं तो एग्जाम की दृष्टि से टेस्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देख करके। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि सर ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैं जानता हूं ना, आज का कोई तत्काल क्वेश्चन एग्जाम किसी डिवीजन में हुआ होगा, उसको ले करके मेरे पास में अभी तत्काल नए नए आते हैं क्वेश्चन, लेकिन नहीं लेता, उसका टेस्ट मैं नहीं लेता हूँ। लूंगा, सोच रहा हूँ कि अगले ईयर से 1 महीना के बाद से मैं शुरू करूंगा नए वाला, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो कहीं भी पूछा गया हो, और नई वाला में एकदम सेम मतलब मिलता जुलता रहता है, वही क्वेश्चन नया वाला में भी पूछता है।
इसलिए ध्यान में नहीं रखें कि यह पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई नया पुराना नहीं होता है। रेलवे ने जो क्वेश्चन सेट कर लिया है उसी में से फेरबदल के क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नहीं, इसी क्वेश्चन पर किस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन पर ये रोलिंग गति को कम करने के लिए, कोच की बिखरने से बचाने के लिए, राइडिंग डेस्क को बेहतर बनाने के लिए, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, यानी सभी जितने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास कोई छुट्टी अगर नहीं बचा है तो क्या कहा जाएगा? उसको कौन सा छुट्टी लीजिएगा? तो उसको ELO कहा जाता है, अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, इसको शॉर्ट में लिखता है कहीं कहीं ऑप्शन में EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार अगर नहीं किया जा रहा है तो गार्ड छुट्टी को क्या लिखा है? गार्ड, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है, ठीक है ना? कौन सी छुट्टी कहलाएगा या कौन सा छुट्टी दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा? तो वहां पर ELO छुट्टी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, WSP सिस्टम में 95 कोड क्या दर्शाता है? ठीक है, 95 कोड जो है क्या दर्शाता है? ठीक है, ये तो क्या बोलते हैं, बार बार मैं बताता हूं, फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। 95 कोड के लिए तो यह तो है आंसर आपका वोल्टाइल जो लिखा हुआ है। वोल्टाइल का मतलब होता है अस्थिर दोष, ठीक है। वैसे दोस्त नहीं, दोस्त नहीं बोलिएगा, फ्रेंड नहीं तो वैसे दोस्त जो क्या बोलते हैं, फॉल्ट होता है लेकिन ऑटोमेटिक वह ठीक हो जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं आंसर मिलता है इसका। 95 ऑप्शन यहाँ पर दिया है अस्थिर वोल्टाइल लिखा है, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा कि इसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो भी आंसर हो जाएगा। लेकिन वो जब वो ऑप्शन में रहेगा कि इसका कोई अर्थ नहीं है तो यह ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसका इसलिए कोई अर्थ नहीं है कि वह दोष होता है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, इसलिए उसको 95 कोड दिया गया है, ठीक है। और एक होता है 99। क्या होता है? 99। तो 99 का मतलब है कि सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है, यानी पूरी तरह से सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। और एक होता है 72 कोड, ठीक है। तो 72 कोड का मतलब है कि परमानेंट फॉल्ट है किसी एक एक्सल पर, किसी एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, ठीक है, एक एक्सल पर। और 73 कोड का मतलब हो जाता है कि कई एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, कई एक्सल पर। 99 का मतलब पूरी तरह काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 72 का किसी एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है। 73 का मतलब कई एक्सल पर फॉल्ट है। और 95 कोड का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात वोल्टाइल अर्थात अस्थिर, वो ऑटोमेटिक खराब होता भी है और ठीक हो जाता है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, डंप बॉल का उद्देश्य क्या है? डंप बॉल का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में पहले पढ़ लीजिए कि BC दबाव को नियंत्रित करें, तेजी से ब्रेकिंग लगाना, तेजी से ब्रेक रिलीज, ऑल ऑफ द रॉन्ग, ठीक है। देखिए इसमें मैंने ये आप लोग को बता दूं कि 56 नंबर क्वेश्चन जो था इसका आंसर मैंने D नंबर चेक कराया है, जो गलत है, कहीं कहीं मिस हो जाता है, ठीक है। D नंबर इसका आंसर गलत है। डंप बॉल का काम है, जान ही रहे, इसमें तो ऑप्शन नहीं है। ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, ब्रेक लगाना और छुड़ाना उसका काम होता है, ठीक है, उसका मेन उद्देश्य वही है। लेकिन लगाना छुड़ाना किसका काम है? ब्रेक सिलेंडर का काम है, अर्थात BC का काम है, ठीक है। BC का ही ना पिस्टन जो है बाहर अंदर निकलता है तो मतलब ब्रेक लगता है, छूटता है। तो जब डंप बॉल BC को जब कंट्रोल कर देगा तो ब्रेक लगेगा नहीं, छुड़ेगा। यानी डंप बॉल का काम है ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, ठीक है। तो अगर डंप बॉल BC को अर्थात ब्रेक सिलेंडर को अगर नियंत्रित कर देता है तो इसका नियंत्रित करेगा, तो इसका मतलब पिस्टन आगे पीछे नहीं करेगा तो ब्रेक लगेगा, छूटेगा, इस तरह प्रक्रिया नहीं होगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको BC नियंत्रित करता है। डंप बॉल का मुख्य उद्देश्य है BC नियंत्रित करना। और कोष्ट में लिख दीजिएगा, कोष्ट दे करके यहाँ पर डंप बॉल का काम है ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, अर्थात ब्रेक लगाना और छुड़ाना, ठीक है।
इसीलिए कहीं देखते हैं जब क्वेश्चन आता है कि जो ऊपर आया भी था कि जब ब्रेक बाइंडिंग की स्थिति में पहले हम क्या करेंगे, इस तरह अगर आ जाए किसी एक डिश पर या कहीं भी अगर है तो पहले डम बॉल चेक करेंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो था इस सेट में कि दोनों डिश अगर जाम हो गया है तो क्या करेंगे, तो वो दोनों डिश अगर जाम हो गया है इसका मतलब वहाँ डम बॉल भी काम नहीं किया है, ठीक है ना। तो उस वक्त जो है ट्रॉली को आइसोलेट करेंगे, बोगी को आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। बीसी को नियंत्रित करें, आप लोग सुधार लीजिएगा। बार बार मैं बोलता हूं कि जब मैं टेस्ट लेता हूं तो उस वक्त नहीं, जब मैं वीडियो बना दूंगा तो वीडियो को देख करके आप लोग नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है, ऐसे ये न कि आया आज संडे को मैंने टेस्ट बनाया और मंडे को नोट्स तैयार कर लिया, तो ऐसे नहीं। पिछले जो टेस्ट हुआ है उसको तैयार कीजिए। जब ये करता हूँ मतलब ये जब वीडियो बनाऊंगा तो फिर उसके बाद वाला इस तरह करके अपना क्या बोलते हैं नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है ना, वीडियो को देख करके, ताकि आपको जो भी सही गलत होगा सुधार हो जाएगा। ठीक है, अब यह वीडियो आपको कैसा लगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कर्मचारी भाई, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं इतना बोल रहा हूँ, वीडियो इतना लंबा हो गया, बोलते बोलते गला सूख गया, लेकिन आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं। इस पर थोड़ा देख करके थोड़ा सा मन दुखित हो जाता है कि आप लोग के लिए मान लेते हैं कि जो केवल वीडियो देखते हैं उन लोग के लिए इतना मैं मेहनत करता हूं, लेकिन वो लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं। शेयर वहां कीजिए जहां पर आप काम नहीं करते हैं, अलग जोन में कीजिए। नहीं तो आप जहां काम करते हैं वहां शेयर कीजिएगा तो आप ही के कंपटीशन में वो आदमी खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो भाई को पीडीएफ मिला है वो भी कहीं पीडीएफ जो मिला है पीडीएफ को शेयर नहीं करेंगे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो ऊपर लिखा ही था, फिर से मैं लिख देता हूँ 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग मैसेज करके टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। LDC JEE WM AME तथा हेल्पर टू टेक्नीशियन के लिए अच्छे से अच्छे पीडीएफ यहाँ पर गेस्ट क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, सब कुछ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम के समय में। तथा आपको ITI से संबंधित डिपार्टमेंटल ICF LHB डेमो मेमो जितने भी हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त करके अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और यहाँ तक अगर बने हैं वीडियो में तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, और लाइक शेयर एक बार जरूर कर दें। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।